बेसिकली इसके अंदर हम लोग इन 3 सब टॉपिक्स को देख रहे होते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस व्हाट, हाउ और व्हाई, ये 3 क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ से सेंट्रल क्वेश्चन बनेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहने का मतलब क्या है? पहले तो निगम प्रशासन को हम लोग डिफाइन कर ले, हालांकि पिछले क्लास में ही हम लोग लास्ट में करते चले थे। निगम प्रशासन का मतलब होता है कि आपकी अर्थव्यवस्था में एक कुछ ऐसे कानून हो, नियम हो जो कि कॉर्पोरेट एंटिटी पर लागू होते हो। यानी कि अगर आप कंपनी है, एक कॉर्पोरेट एंटिटी है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आपका किस तरीके से काम करना है, इसको लेकर के जब आपके पास रूल्स गाइडलाइंस अगर मौजूद हो तो उनको हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का विचार नया है, यानी कि इंडिया में इंडस्ट्रीज तो हम 90 से पहले भी देख रहे थे। 90 के बाद फिर प्राइवेट इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये जो निगम प्रशासन या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आइडिया है, ये नया आइडिया है, ये हमेशा से मौजूद नहीं था और धीरे धीरे करके ये आया। एवोल्यूशन में आए उससे पहले हम लोग नीड की बात करें। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, निगम प्रशासन क्यों होना चाहिए? एक इकोनॉमी में हर सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर का होना जरूरी है। हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हैं, हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे कि रेगुलेटर्स का होना जरूरी है इकोनॉमी में, किसी भी फील्ड के लिए। हर फील्ड के लिए रेगुलेटर है, हेल्थ के लिए रेगुलेटर है, एजुकेशन के लिए रेगुलेटर है, हमारे पास बैंकिंग के लिए रेगुलेटर है, हर चीज के लिए रेगुलेटर है। तो कंपनियों के लिए भी रेगुलेटर होना चाहिए, इट मेक्स सेंस। लेकिन इसका महत्व उससे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि कंपनियों के लिए अगर निगम कानून और रेगुलेशन का सिस्टम नहीं होगा तो उसके स्टेक होल्डर्स के अधिकारों की रक्षा नहीं की जा सकती है। स्टेक होल्डर्स हम किसको कहते हैं? जो भी कंपनी के आउटकम में जिनका कुछ ना कुछ लगा हुआ है। जैसे हम शेयर होल्डर हैं तो हम भी स्टेक होल्डर हैं, अगर हम एम्प्लॉई हैं तो भी हम स्टेक होल्डर हैं, अगर हम मालिक हैं या सीईओ हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, तो भी हम स्टेक होल्डर हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट खुद एक स्टेक होल्डर है, क्योंकि कंपनियों से उसके पास टैक्स आना है, कंपनियां सही रिपोर्टिंग करें नहीं करें, तो लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए निगम प्रशासन की आवश्यकता है। दूसरा चीज, ये निवेशक को फ्रॉड से बचाता है। हम रूल बना करके रखे हैं कि आपको जो है रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, आपकी कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही है तो भी बताना पड़ेगा, घाटा कमा रही है तो भी आपको बताना पड़ेगा, ताकि जो इन्वेस्टर हो वो सोच समझ करके आपके कंपनी में पैसा लगाए कि वो इसमें लगाना चाहता है या नहीं लगाना चाहता है। फ्रॉड से बचाया जा सकता है। हालांकि निगम प्रशासन होने के बाद भी हम लोग एक सेक्शन एनालाइज करेंगे इंडिया में हुए कुछ बड़े व्हाइट कॉलर क्राइम्स, तो हम क्या देखेंगे कि निगम प्रशासन का डेवलपमेंट असल में इसके पैरेलल में होगा। हमारे पास स्टॉक बाजार वगैरह में बड़े बड़े घोटाले हुए, तो घोटालों से सीख करके हमने धीरे धीरे अपना सिस्टम को तैयार किया। निगम प्रशासन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडिया में एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से आएगा। जैसे जैसे जरूरत महसूस हुई वैसे वैसे हम लोग उसको मॉडिफाई करके लेकर के आते गए। अगला, कंपनी को मिसमैनेजमेंट से बचाएगा। कंपनियों के, मान लीजिए कि कोई सीईओ एमडी हो गया जो कि कंपनियों का के एम्प्लॉय को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहा है, कंपनी के इंटरेस्ट को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहा है, तो एक कंपनी को मिसमैनेजमेंट से बचाएगा। अभी के समय रूल है कि कंपनी का मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेगा तो उनको शेयर होल्डर्स को बताना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल में एक विवाद चल रहा था बायजूस का। बायजूस एडटेक कंपनी है जो कि कोविड के बैकड्रॉप में, जिसमें बड़ा बबल बना था और उसने कैपिटलाइज किया, ढेर सारा पैसा लगाया, लेकिन एक बिजनेस घुमा फिरा करके अपने आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना आउटपुट दे सकते हैं। कोविड के दौरान एडटेक का रिक्वायरमेंट था, एक सॉल्यूशन था, लेकिन जब कोविड खत्म हो गया तो आप देखिए कि फिर उसमें जो डाउनवर्ड आया उसमें कंपनी की स्थिति खराब हो गई। इसमें बायजू रविंद्रन और उनके घर वाले ही जो थे, उन्हीं लोग जो है बायजूस के पूरे बोर्ड है, मतलब बोर्ड में कोई दूसरा इन्वेस्टर नहीं है, जबकि दुनिया भर के इन्वेस्टर का पैसा लगा है। इन लोग शुरुआत से ये बना के रखा है कि फैमिली वाले रखेंगे, तो अब फैमिली के पास 35% शेयर होल्डिंग है, लेकिन
लेकिन डिसीजन मेकिंग में आप सबसे बड़े हैं, तो ये एक मिसमैनेजमेंट है। बीच में अगर आप थोड़ा सा गूगल वगैरह कीजिएगा या यूट्यूब वगैरह पे खोजिएगा, तो हुआ ये था कि कंपनी के शेयर होल्डर्स ने इन मैनेजमेंट वालों को बोला कि हमको फाइनेंस बताइए, हमको बताइए कि कंपनी कहाँ चल रहा है। बायजूस देने से मना कर दिया। उसके अगेंस्ट में केस हुआ कि आप कंपनी के खुद के जो एग्जीक्यूटिव है वो कंपनी के शेयर होल्डर से इंफॉर्मेशन कैसे छुपा सकते हैं, कंपनी के मालिक हैं शेयर होल्डर्स। तो निगम प्रशासन अगर नहीं रहेगा तो इस तरीके का मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। अगर हम रूल बता करके रखे हैं कि आपको जो है शेयर होल्डर्स को डेटा देना है, गवर्नमेंट को डेटा देना है, डेटा का इंटेग्रिटी हम ऐसे चेक करेंगे कि एक कोई ऑडिटर आकर के डेटा तैयार करेगा, ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कुछ भी लिख करके पब्लिश कर दीजिएगा। सो मिसमैनेजमेंट बचाता है। मिसमैनेजमेंट को बचा रहे हैं तो असल में हम इकोनॉमी को बचा रहे हैं, है ना। उसके एम्प्लॉइज बचा रहे हैं। कंपनी डूब जाएगी तो एम्प्लॉय का क्या है, मालिक तो पैसा लेकर के बनते फिरेगा, जो किंगफिशर के साथ हुआ, विजय माल्या ग्रुप में, या फिर तुम्हारा ये क्या कहते हैं, एक दो बड़ा और अभी के समय उस तरीके का कंपनी गिरा था, तो इसमें उनके एम्प्लॉइज का चला गया ना, उनका क्या गया। और तीसरा चीज, गवर्नमेंट के लीगल प्रोविजंस को कानूनी रूप से लागू कराया जा सके। अगर हमारे पास ये रूल्स रहेंगे तो ही ये चीज हो पाएगा। सो निगम प्रशासन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, या आवश्यकता क्या है, इन तीनों बातों को हम कुछ इन बिंदुओं से गिना सकते हैं। यहाँ पे कंसाइज पड़ा है, हालांकि आपको जो मटेरियल आएगा उसमें ये वाला कंपोनेंट मेंस के हिसाब से थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन डिस्कशन से आई होप कि इस टॉपिक से आप कंफर्टेबल हैं। आपसे पूछा जाए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों होना चाहिए या उसका सिग्निफिकेंस क्या है, आप दो बातें बतिया सकते हैं। अब आते हैं एवोल्यूशन के साइड में। इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमेशा से नहीं था, बल्कि आप क्या देखेंगे, कंपनियां 90 से पहले और 90 के बाद तो प्राइवेट सेक्टर बढ़ गया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का डेवलपमेंट कुछ इस बैकड्रॉप में होने वाला है। हालांकि प्राइवेट कंपनियां तो पहले से भी थी, कम थी, छोटी थी, इस चलते बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन 90 के बाद जबकि पूरा इकोनॉमी में मेजर प्लेयर ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड होने वाला है, तो ऐसे केस में हमको फिर रिक्वायरमेंट महसूस हुआ। सबसे पहला प्रोसेस इस डायरेक्शन में आप क्या देखेंगे, तो एक राहुल बजाज टास्क फोर्स बैठाया गया था CII के द्वारा। ध्यान रखें कि CII असल में गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि प्रेशर ग्रुप है। प्रेशर ग्रुप का आइडिया समझते हैं। एक राज्य व्यवस्था में, एक पॉलिटी में दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं। एक होते हैं जिनको कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल पावर कैप्चर करने का प्रयास करती हैं। ये जो है वो चुनाव लड़ेंगी, इनका उद्देश्य होता है कि हम पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करें। ये सारे मुद्दों पे बात करती हैं, इनका कोई एक बेस नहीं होता है, ये सारे मुद्दों पे बात करती हैं। लेकिन इनसे मिलता जुलता एक दूसरा यूनिट होता है जिसको कहते हैं प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स पॉलिटिकल पार्टी से अलग इस चलते हैं कि प्रेशर ग्रुप ना तो चुनाव लड़ने का उद्देश्य रखता है, ना ही पॉलिटिकल पावर का उद्देश्य रखता है। प्रेशर ग्रुप किसी एक समूह के लिए पॉलिटिकल दबाव बनाता है कि हमारे लिए ऐसा कीजिए। ढेर सारे प्रेशर ग्रुप हैं। स्टूडेंट्स के लिए प्रेशर ग्रुप है। ये जो आप ये ABVP वगैरह जो देख रहे हैं, ये स्टूडेंट के प्रेशर ग्रुप्स हैं। दूसरा आप देखिएगा कि किसान वगैरह के जो ग्रुप्स हैं वो प्रेशर ग्रुप्स हैं। बैंकिंग के प्रेशर ग्रुप हैं, रेलवे एम्प्लॉइज का प्रेशर ग्रुप है, यानी ढेर सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं। ये सभी अपने अपने वर्ग के लिए दबाव बनाते हैं। टीचर्स के लिए अलग प्रेशर ग्रुप है, आप जिस जॉब में जाइएगा सिविल सर्वेंट्स के लिए अलग प्रेशर ग्रुप है। द पॉइंट इज अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स हैं। ये इंडस्ट्रीज का प्रेशर ग्रुप है, इसमें भारत के प्राइवेट इंडस्ट्रीज का ग्रुप है जो कि गवर्नमेंट से इंडस्ट्रीज के लिए नेगोशिएट करता है या कुछ कुछ दिलाने का कोशिश करता है। कहने का मतलब बाय द इंडस्ट्री है ये, बाय द गवर्नमेंट नहीं है। तो CII ने, इंडस्ट्री ने खुद एक टास्क फोर्स बैठाया था जिसका नाम था राहुल बजाज टास्क फोर्स। इनको 91 में बैठाए और बोले कि बताइए तो इंडिया में कंपनी के ऊपर भी कुछ कानून होना चाहिए क्या। 90 से पहले कुछ नहीं था। तो राहुल बजाज जो है वो कुछ कुछ सजेशन देंगे और उसके बेसिस पर, राहुल बजाज समिति के बेसिस पर CII ने एक कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया। कोड ऑफ कंडक्ट
फॉर कंपनीज। हालांकि ये वॉलेंट्री था, आप समझ रहे हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज के द्वारा खुद से किया जा रहा है। तो उन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट बताया कि ऐसे ऐसे कंपनी चलाने की जरूरत है। हालांकि ये स्वैच्छिक था, यानी कि इसमें आप करिएगा तो करिए, नहीं करिए तो कोई कानूनी है नहीं, क्योंकि लॉ वगैरह तो है नहीं, वॉलेंट्री एक डाले हुए थे। अगला डेवलपमेंट हमको 2000 में नजर आएगा, जब कुमार मंगलम बिरला कमेटी बैठाया जाएगा। बिरला ग्रुप के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन्हीं को जो है आप चेयरमैन बना दिए और बैठा दिए। कौन बैठाया था? तो सेबी बैठाया था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड बैठाया था, और इन्होंने रिपोर्ट दे दिया। इन्होंने रिपोर्ट में क्या क्या बोला कि इंडिया में लॉ बेस्ड कॉरपोरेट गवर्नेंस होने की जरूरत है। उन्होंने कुछ की फैक्टर्स हाईलाइट किए कि कॉरपोरेट गवर्नेंस में क्या होना चाहिए। तो एक चीज होना चाहिए इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, यानी कि कंपनियों में जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनके लिए क्या क्या प्रोटेक्शन हो। जैसे कि ये कर सकते हैं कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए भी एक जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक आदमी बैठा दीजिए। देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का समस्या आप समझ रहे हैं। सपोज कीजिए कि एक कंपनी ऐसा है कि इसका 30% ए के पास है, 10% बी के पास है, 20% सी के पास है, फिर 15% डी के पास है, और बाकी इतने में 1 लाख इन्वेस्टर्स है। 1 लाख इन्वेस्टर्स इतने में है, यानी कि जो मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है वो एक सिंगल पर्सन, इसके पास सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग है। ये 1 2 3 4 लोग एक तरफ और 1 लाख लोग एक तरफ। अगर हम इनका बोर्ड बैठाने जाएंगे तो बोर्ड कैसा दिखाई पड़ेगा कि अगर बोर्ड में हमने 5 लोग बैठाया है तो एक आदमी हो गया इस ए के लिए, एक आदमी हो गया बी के लिए, एक आदमी सी के लिए, एक आदमी डी के लिए। लेकिन एक अलग से आदमी बैठाया जाए कि अब देखिए, इसमें हम भी हैं जो कि 5 शेयर रखते हैं, इसमें आप भी हैं जिनके पास 15 शेयर है, एक दूसरे भी हैं इनके पास 6 शेयर है। हम सभी अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव तो यहाँ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड के अंदर में लोग कम होंगे और हमारे पास शेयर होल्डिंग कम है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अभी का फ्रेमवर्क ये बोलता है कि इन छोटे वालों के लिए एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठा दीजिए, जो कि किसी दूसरे से उसका कोई क्लैश नहीं करे। उसका उद्देश्य होगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि सभी तो अपने अपने प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना। ए का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका क्या काम है? ए का फायदा देखना, बी का रिप्रेजेंटेटिव बी का फायदा देखेगा। तो यहाँ पे एक स्वतंत्र रूप से आदमी रहे जिसका खुद का कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं हो। अब सोचिए कि कंपनी के मालिक को ही बना दीजिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो वैसे केस में तो वो कहाँ से प्रोटेक्ट करेगा? वो तो पहले अपना प्रोटेक्ट करेगा। तो इस चलते एक सिस्टम डेवलप किया जाए ताकि इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन हो, निवेशक का को कंपनियां बेवकूफ नहीं बना पाए। एक इस तरीके के प्रोविजंस लगा लिए। दूसरा चीज वो क्या बोलेंगे, सेकेंड चीज वो क्या बोलेंगे, एक मिनट कहाँ गया हमारा, एक मिनट, हम लोग ऊपर बात कर रहे हैं। सो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन हो। दूसरा, कंपनियों के काम करने में ट्रांसपेरेंसी हो, यानी कि कंपनियां क्या प्रोडक्ट बना रही हैं, कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है, घाटा में चल रही हैं, नुकसान में चल रही हैं, सबको बताए। सिर्फ स्टेक होल्डर्स को नहीं बल्कि इकोनॉमी में पब्लिश करे, गवर्नमेंट को भी बताए और दूसरों को भी बताए। और तीसरा चीज, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे काम करे, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे काम नहीं करेंगे तो बाहर की कंपनियां आपके यहाँ आएंगी नहीं, क्योंकि उनको अमेरिका में एक स्टैंडर्ड में काम करते हैं, यहाँ पे जैसे तैसे चल रहा है, घूस देना पड़ता है, रंगदारी देना पड़ता है, तो फिर यहाँ पे कैसे काम चलेगा। तो मेजर डेवलपमेंट्स हम लोग ट्रैक कर रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एवोल्यूशन में। सबसे पहला हम लोग क्या बनाएंगे, एक वॉलेंट्री कोड जो कि CII ने तैयार किया था, राहुल बजाज टास्क फोर्स। दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास कब देखेंगे, जब सेबी ने कुमार मंगलम बिरला कमेटी बैठाया था, बिरला ग्रुप वाले।
अगला डेवलपमेंट देखिए, 2002 में नरेश चंद्रा कमिटी बैठाया गया था। इसका उद्देश्य ही कॉरपोरेट गवर्नेंस का था। इन्होंने कई बड़े बड़े रिकमेंडेशन दिए। उन्होंने बोला कि कानून बना दीजिए, ऑडिटर का और कंपनी का रिलेशन कैसा हो। देखें, ऑडिट कौन कर सकता है? जिसका खुद कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं ना लग रहा हो। ऑडिटर वही हो सकता है। हमारे यहाँ अभी सीएस ये सभी ऑडिट करते हैं। ये लोग चार्टेड अकाउंटेंट हैं। ये लोग किसी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है। ये लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर हैं जिनको कंपनी वाले अपना ऑडिटिंग करने के लिए हायर करेंगे। इन लोग कंपनी का रिपोर्ट तैयार कराएगा। इन लोग फर्जी रिपोर्ट क्यों नहीं तैयार कराएगा? क्योंकि ए, कंपनी के डायरेक्ट इनसे कोई लेना देना नहीं है, और बी, अगर आप गलत कराइएगा तो आपका लाइसेंस चला जाएगा। तो वो लाइसेंस प्रैक्टिशनर हैं जो कि ऑडिटिंग करेंगे। अगला डेवलपमेंट, हमारे सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट नारायण मूर्ति को बैठाया गया। इन्फोसिस वाले न्यूज वगैरह में रहते हैं, हार्डवर्क के बहुत पक्षधर है। नया जनरेशन उनको पसंद नहीं करता है, क्या कि उनका कहना है कि सप्ताह में 70-80 घंटा काम करो। उनका वो उस जनरेशन वाले हैं, लेकिन बहुत पहुंचे हुए ये हैं। इन्होंने आईएएस को लेकर के बीच में बोल दिया था, जिसमें कि विवाद हुआ था। उन्होंने बोला कि इंडिया में आईएएस को एमबीए वाले कॉलेजेस से भर्ती कीजिए। उन लोग ज्यादा बेहतर मैनेजमेंट जानता है। कंपनी के तरह अगर सरकार चलने लग जाए तो ये चीज दूर हो जाएगा। हम लोग इस मुद्दे को देखेंगे। वो जो बोल रहे हैं वो बात सही बोल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो गलत भी बोल रहे हैं। सही क्या बोल रहे हैं कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्ट रिलेशन हमेशा से है, बल्कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट ही बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से होता है। अमेरिका में प्रॉफिट के लिए काम करने वाली कंपनियों ने कुछ कंपनी में एम्प्लॉयज कैसे काम करेगा, बिहेवियर कैसे होगा, मोटिवेशन क्या होता है, वहां से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिंसिपल निकलता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन असल में बिजनेस से ही डाइवर्ट कर रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट मोटिव से काम कर रहे हैं, यहाँ सर्विस मोटिव से काम कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस ये है। बल्कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक ही कॉइन के दो अलग अलग पहलू हैं। अगर आप एमबीए कर रहे होते तो वही चीज आप सीखते जो कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, तो आप सीख रहे हैं सेम तरीके की चीजें। ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, मैनेजमेंट के टास्क क्या है, मोटिवेशन, मोरल, एम्प्लॉय बिहेवियर, 10 तरीके की चीजें जो है सॉरी उसके अंदर आ जाएंगी, है ना। द पॉइंट इज, दोनों एक जैसे हैं। दोनों में म्यूचुअल टैलेंट का आदान प्रदान भी होता है। आप देखेंगे कि इस साइड से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ टेक्निक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपना लेता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ टेक्निक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अपना लेता है। अभी के समय दुनिया में हम जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो लेटेस्ट रूप मानते हैं उनको एनपीएम कहते हैं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ये पुराने आइडिया से नया आइडिया है। इसमें हम गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी को ट्रेन कर रहे हैं कि आप बिजनेस की तरह बिहेव कीजिए और सिटीजन्स को कस्टमर की तरह देखिए और उसको टॉप क्वालिटी का सर्विस प्रोवाइड कीजिए। तो ऐसे भी अभी के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत घुसा दिया है, ऑलरेडी यहाँ पे है। तो नारायण मूर्ति जो बोल रहे हैं उस बात में सही बात है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के टेक्निक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन वो गलती कहाँ कर रहे हैं? वो एक जनरलिस्ट पोजीशन के लिए एक स्पेशलिस्ट को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ आदमी फिर स्टिल वो एक नैरो डोमेन में हो जाएगा। ना तो उसको पॉलिटी पता है, ना तो ज्योग्राफी पता है, ना तो इकोनॉमी पता है, ना हिस्ट्री पता है, ना कल्चर पता है। तो खाली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सीख करके आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते हैं। तो थोड़ा सा ये है, इनके ऊपर हम लोग आगे में बात करेंगे। सो नारायण मूर्ति कमेटी 2002 में इन्होंने कई सजेशन दिए थे, लेकिन जो मेजर सजेशन था वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर था। मतलब कुछ कानून बना दीजिए कि कंपनियों को अपना फाइनेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट रूप से रिपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि लोगों को पता रहे कि कंपनियां कैसी चल रही हैं, फायदा में चल रही हैं, घाटे में चल रही हैं। अगला जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है, अदी गोदरेज कमेटी 2012-13। इनको देखते हुए आप एक चीज और गौर कर रहे हैं कि ये जो कमिटीज बैठाए जा रहे हैं ये इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर में बैठाए जा रहे हैं।
और गवर्नमेंट बैठा रहा है। इनफैक्ट गवर्नमेंट इंडस्ट्री के साथ मिल करके काम करता है। तो अगर इंडस्ट्री की समस्या है तो किसी सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट को ही कमिटी में बैठा दे, वो अपने सेक्टर के बारे में ज्यादा जानता है, वो ज्यादा बेहतर एडवाइस कर सकता है। सो कमिटीज में वर्चुअली किसी को भी बैठाया जा सकता है, गवर्नमेंट का अपना डिसीजन है। अदी गोदरेज कमिटी 12-13 में बैठेगा। इन्होंने क्या बोला कि सेबी के 49A क्लॉज को आप अमेंड कीजिए, जिससे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसके अंदर डाल दीजिए। यानी सेबी एक्ट जो कि कंपनियों के शेयर कैसे बेच सकते हैं, क्या बेच सकते हैं, इसके प्रोविजन रखता है, इसी के अंदर में आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस घुसा दीजिए। उन्होंने क्या बोला कि एक स्मॉल इन्वेस्टर के लिए आप प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म तैयार कीजिए। साथ में ऑडिटिंग का तरीका ठीक कीजिए कि कंपनियों का एनुअल फाइनेंस हम ऑडिट करते रहें। साथ में विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन लेकर के आइए। विसिल ब्लोअर किसको कहते हैं? जो अंदर का आदमी, जो कंपनियां कुछ गलत कर रही हैं तो बाहर आकर के सबको बता देवे, तो इसको विसिल ब्लोअर बोलते हैं। इसको प्रोटेक्ट क्यों करने की जरूरत है? क्योंकि कंपनियां गैर कानूनी काम कर रही हैं और कंपनी का आदमी जाकर के सरकार को बताने जा रहा है कि इन लोग गलत काम कर रहा है, तो उसमें उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं हो, इस चलते विसिल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। आप चाहेंगे ना कि कोई कंपनी टैक्स चोरी कर रही है तो अंदर का आदमी आके बता दे कि टैक्स चोरी कर रहा है, तो फिर आप कुछ कर सकते हैं, है ना। सो ये मेजर कमिटीज इनके ऊपर रहे। अब आते हैं कि आज के समय हमारे पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ढांचा कैसा दिखता है। देखिए, आज के समय इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक नहीं दो एक्ट में है, क्योंकि उनका डोमेन अलग हो जाता है। एक तो कि जो अदी गोदरेज ने रिकमेंड किया था कि सेबी एक्ट में चेंज कीजिए, तो हमने सेबी एक्ट के अंदर में भी कुछ कुछ प्रावधान ऐसे डाल दिए हैं जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का है। लेकिन आप समझ रहे हैं, सेबी सिर्फ शेयर के बारे में और ये क्या कहते हैं कैपिटल के बारे में ही देख सकता है, वो तो नॉर्मल ऑपरेशन के ऊपर बात नहीं कर सकता है। तो कंपनियां जो शेयर नहीं जारी कर रही हैं, जो कंपनियों में लेबर के लिए क्या प्रोटेक्शन हो, इसके बारे में सेबी कौन होता है बोलने वाला? सेबी का तो डोमेन केवल शेयर मार्केट के साथ में है। तो कुछ सेबी में भी है कि कंपनियां अपना कैसे शेयर जारी कर सकती हैं, उनको अपना फाइनेंस कैसे ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, उनको जो है क्या कहते हैं ऑडिटिंग कैसे कराना पड़ेगा, ये सभी चीजें सेबी एक्ट में है। लेकिन बाकी की चीजें जो सबसे मेजर प्रोविजंस है वो कंपनी एक्ट 2013 में मौजूद है। इसके अंदर में डायरेक्टर्स का प्रोविजन है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए डायरेक्टर कैसा होगा। इसके अंदर में प्रोविजन है कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए एक फीमेल डायरेक्टर का होना जरूरी है। इसके अंदर में प्रोविजन ये है कि एक आदमी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में नहीं काम कर सकता है, उसको अगर बैठाए हुए हैं। आगे अभी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं इसी के ऊपर। हम लोग ज्यादा सेबी एक्ट के कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले में ज्यादा अभी फोकस नहीं करेंगे। ये जब इन्वेस्टमेंट सेक्टर में हम लोग आएंगे, शेयर बॉन्ड्स और मार्केट को पढ़ेंगे, तो वहां पे हम आपको पिन पॉइंट करा देंगे कि देखिए ये वाला चीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंपोनेंट है, जो कि एक्ट बोलता है कि कंपनियों को ऐसे करना पड़ेगा। हम लोग आज मेजरली कंपनी एक्ट के अंदर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्या क्या प्रोविजन है ये देखने जा रहे हैं। अगर कंपनी एक्ट में हम कंपनी एक्ट के अंदर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या सिस्टम्स है ना। देखें, हम लोग 2-3 हेड में बात करने वाले हैं। जैसे कि ये शेयर होल्डर्स को लेकर के क्या क्या प्रोविजन है, शेयर होल्डर्स क्या होंगे। उसके बाद देखेंगे डायरेक्टर्स को लेकर के क्या क्या प्रोविजन है कि डायरेक्टर वाले ग्रुप में हमारे पास क्या होगा। उसके बाद रिपोर्टिंग को हम लोग देखेंगे कि रिपोर्टिंग को लेकर के क्या प्रोविजन है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है कि अगर आप प्रॉफिट मेकिंग कॉर्पोरेशन है तो लाभ का एक अंश आपको समाज के ऊपर खर्च करना पड़ेगा, सोशल वेलफेयर पे। और कुछ कुछ हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडीज को भी देखेंगे, ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हिस्सा है कि अगर विवाद होगा तो किस कोर्ट में जाएंगे, कैसे काम चलेगा। ये सारा चीज हमारे पास CA 13 के अंदर में मौजूद है। आइए एक एक करके सिस्टमेटिकली बात करें कि CA 13 के अंदर में क्या क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखिए, CA 13 को बहुत डीप में आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि CA13 असल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ी किताब है। वो कंपनी एक्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के उसमें डिटेल प्रोविजन है। अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले होते, उसके लिए ट्रेन कर रहे होते, तो आपको पढ़ना पड़ता है, 1 आध साल लगता है CA13 को पढ़ने के लिए। द पॉइंट इज, आप एक जनरलिस्ट हैं, आपसे आशा नहीं की जाती है कि आप लॉ को एक लॉ प्रैक्टिशनर की तरह आप पढ़ें। आपको बस कुछ कुछ चीजों को देखना है जिनके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। बाकी आपको सलाह ये होगा कि ये एक रैबिट होल है, इसमें उतरिएगा नहीं, बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। ऊपर से चीजों को देखिए और आगे की ओर बढ़िए, है ना। शेयर होल्डर से बात शुरू करें। कंपनी का रियल मालिक कौन होता है? तो शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स के जो है वो क्या प्राप्त करते हैं? तो वो लाभांश प्राप्त करते हैं, डिविडेंड प्राप्त करते हैं। यानी इस कंपनी के ऑपरेशन से जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का शेयर होल्डिंग के आधार पे इन ओनर्स को कुछ मिलेगा, उसको डिविडेंड कहते हैं। शेयर होल्डर्स ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि ये कंपनी कैसे शुरू हुई है? तो शेयर होल्डर के पैसे से शुरू हुई है। दीज आर द ओनर्स। लेकिन अगर कंपनी फायदा कमा रहा है तो शेयर होल्डर फायदा कमाएगा, लेकिन कंपनी अगर घाटा कमा रहा है तो शेयर होल्डर भी घाटा कमाएगा। वो इक्वली उसके पास जाएगा, वो मालिक है ना। शेयर होल्डर्स को लेकर के क्या प्रोविजंस है? देखिए, शेयर होल्डर्स कितने हो सकते हैं, इसके प्रोविजंस हम लोग थोड़ी देर पहले देखे। ओपीसी में कितने शेयर होल्डर हो सकते हैं? एक ही हो सकते हैं। हमारे पास प्राइवेट लिमिटेड में कितने शेयर होल्डर हो सकते हैं? 2 से लेकर 200 हो सकते हैं। और हमारे पास पब्लिक लिमिटेड में 7 से लेकर के इनफाइनाइट शेयर होल्डर्स जा सकते हैं। तो एक तो शेयर होल्डर्स कितने हो सकते हैं, वो टाइप ऑफ कंपनी में के हिसाब से डिफाइंड है। साथ में शेयर होल्डर्स में कुछ मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होंगे, कुछ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होंगे। शेयर होल्डिंग के अनुपात में इनका वोटिंग पावर है, यानी कि कंपनी क्या करेगा इस डिसीजन में ओरिजिनल डिसीजन शेयर होल्डर का ही है, लेकिन शेयर होल्डर का ये डिसीजन उसके शेयर के अनुपात में होगा। यानी कि आपके पास 10% शेयर है, हमारे पास 20% शेयर है, तो जो डिसीजन होगा उसमें हमारा वजन आपके वजन से दुगना होगा, शेयर होल्डिंग के कैपेसिटी पे चलेगा, है ना। ये शेयर होल्डर्स मालिक हैं, इन्होंने पैसा लगाया है, इनको डे टू डे कंपनी के काम से कोई लेना देना नहीं है। उन लोग जो है डे टू डे डिसीजन भी नहीं देख रहा है कि क्या करने की जरूरत है, आज हमको सीईओ बदलने की जरूरत है, आज हमको एक नया फैक्ट्री सेटअप करने की जरूरत है, नथिंग। इनको उनसे कंसर्न नहीं है। इन लोग अपने एक छोटे रिप्रेजेंटेटिव बॉडी को तैयार करता है, जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। टेक्निकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो लोग हैं वो अपने में शेयर होल्डर नहीं है, बल्कि शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव है, और इनका वोटिंग पावर जिसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसके वोटिंग पावर से डिराइव हो रहा है, यानी कि ये वकील के कैपेसिटी में। लेकिन आप फ्रीक्वेंटली क्या देखेंगे कि शेयर होल्डर्स अपने आप को डायरेक्टर्स भी बना देते हैं। तो वैसे केस में एलन मस्क एक शेयर होल्डर भी हैं ये एक्स में, और साथ में एट द सेम टाइम वो उधर जो है सो अपने आप को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी रखे हैं और अपने आप को सीईओ भी बना दिए। तो 1% कॉर्पोरेट लेवल में क्या है ना, ये मैनेजमेंट का काम है। देखो, और ये चीज तुम लोगों को समझ में बहुत क्लियरली आनी चाहिए। हम लोग कहाँ जाने का प्रयास कर रहे हैं, व्हाट आर वी ट्राइंग टू बिकम, हम किस लिए ट्रेन हो रहे हैं। हम देखिए क्या होता है, 2 तरीके के काम होते हैं। एक होता है काम करने वाला काम, है ना। तो हमको कहीं पे टीचिंग करना है, हमको टीचर्स चाहिए, कहीं पे हॉस्पिटल रन करना है, हमको डॉक्टर्स चाहिए, कहीं पे ऑडिट एंड अकाउंटिंग करना है, चार्टेड अकाउंटेंट्स या फिर ऐसे वाले चाहिए। ये काम करने के लिए करते हैं। नीचे कंपनी में भी जो बाकी के एम्प्लॉय हैं वो क्या है, काम कर रहे हैं। एक मार्केटिंग टीम है जिसका काम मार्केटिंग है, एक प्रोडक्ट टीम है जिसका काम प्रोडक्ट है, एक मैन्युफैक्चरिंग टीम है जिसका काम मैन्युफैक्चरिंग है, एक हम इस तरीके से टीम बने हुए हैं जो कि नीचे काम कर रहे हैं। काम करने के वालों के ऊपर एक मैनेजमेंट का जॉब आता है। मैनेजमेंट में आपको काम नहीं करना है, आपको काम करने वाले लोगों को मैनेज करना है। उसमें टास्क जैसे प्लानिंग का काम, कि कैसे आगे बढ़े, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, अब कंपनी ऐसे नहीं ऐसे चले, हम प्रोडक्ट्स में क्या चेंज करें, मार्केटिंग में क्या चेंज करें। तो एक प्लानिंग
ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, निर्देशन, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, उधर से ये डायरेक्शंस के काम है। सो ये जो मैनेजमेंट टीयर के काम होते हैं वो एक अलग तरीके का कॉम्पिटेंसी रखते हैं। उनके लिए आपको एक जनरलिस्ट होना पड़ेगा। देखिए आप लोग हालांकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ज्यादा काम नहीं किए हैं, लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनीज में अगर आप काम किए होते तो आप समझते कि ये 2 टियर के जॉब में क्लियर कट डिफरेंस है। अगर आपको प्रोग्रामर के रूप में हम इन्फोसिस में जॉब दिए हुए हैं, तो जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो दूसरा चीज है, लेकिन आपका जो टीम लीड है वो असल में मैनेजमेंट वाला आदमी है, जिसका काम कोडिंग करना नहीं है, उसका काम सारे टीम के काम को निगरानी करना है कि इसका काम उसके साथ मिल रहा है कि नहीं, उसका काम हो रहा है कि नहीं, जो कि एक्चुअली एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होता है बल्कि ओवरसी कर रहा होता है। हम लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का प्रयास कर रहे हैं, वी आर ट्रेनिंग टू बी द मैनेजर्स। हम लोग को काम करना नहीं है, हमको प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग इस लेवल पे बात करनी है। सो एक पर्सन जो इस तरीके के मैनेजमेंट टीयर का काम कर सकता है, वो बड़ा रेयर और वर्सेटाइल पर्सन है। दुनिया में अगर आप स्किल को देखिएगा तो देयर आर वेरी फ्यू मैनेजर्स, मोस्ट आर वर्कर्स। लोग जो है वो काम कर पाते हैं। मैनेजर से भी ऊपर एक कैटेगरी होता है जिनको लीडर्स कहते हैं। लीडर्स असल में कुछ स्पेसिफिक मैनेजर्स हैं जो कि जिनके कहने पे लोग एक्चुअली मोबिलाइज हो सकते हैं। टू मैनेज इज अ डिफरेंट थिंग, टू लीड इज अ डिफरेंट थिंग। इनको हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर वगैरह को जब हम लोग एनालाइज कर रहे होंगे तो उस बैकड्रॉप में हम लोग बात करेंगे, है ना। सो इन लोगों को मल्टीपल जगह लगाया जा सकता है। मैनेजमेंट वाले लोग कम होते हैं। आप देखिए कि कितने लोग हैं जिनको कंपनी चलाने आता है, बहुत कम लोग हैं। वर्कर्स जो है भरे पड़े हुए हैं। तो इनको आप इधर से उधर मूव कीजिए। प्राइवेट सेक्टर की खूबी यही है कि टैलेंट को कहीं से कहीं मूव किया जा सकता है। सो ये शेयर होल्डर्स है। शेयर होल्डर्स खुद डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि शेयर होल्डर्स को कंपनी के बारे में हो सकता है कुछ भी नहीं पता है। आप एक नॉर्मल 9 to 5 जॉब करने वाले आदमी हैं जिन्होंने अपने सेविंग को एक कंपनी के शेयर होल्डिंग में लगा दिया। अब आपको क्या पता है कि रिलायंस क्या काम कर रहा है? आपको क्या मतलब है कि रिलायंस क्या काम कर रहा है? आपके लिए क्या है? आपने पैसा लगाया है, आपको उसके बदले में रिटर्न चाहिए, दैट्स ऑल, है ना। हालांकि ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर्स का इंडिविजुअली कोई से नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर्स खुद से व्यक्तिगत रूप में कुछ नहीं बोल सकते हैं। हमारे कंपनी एक्ट में कॉरपोरेट गवर्नेंस का एक कंपोनेंट मौजूद है कि हर कॉरपोरेशन को साल में एक बार एजीएम बैठाना होगा। एजीएम कहने का मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, और इसमें कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता है। लेकिन एजीएम साल में एक बार होने वाली घटना है। डे टू डे फायर फाइटिंग का काम इन लोग नहीं कर रहे हैं। डे टू डे डिसीजन लेने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं, उधर एग्जीक्यूटिव्स कर रहे हैं, इनके बीच में काम चल रही है। आप गौर कीजिएगा कि रिलायंस वाले जब कुछ नया नया अनाउंस करते हैं तो अपने एजीएम में अनाउंस करते हैं। उसी तरीके से गूगल, फेसबुक, इन लोग सभी जो है साल में एक बार एजीएम करता है, बड़ा फंक्शन करता है जिसमें कि ढेर सारे लोग आते हैं, यूजुअली नए प्रोडक्ट के लॉन्च और ये सभी। बेसिकली एजीएम का आइडिया क्या है ना, कि डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव आएंगे और ओरिजिनल शेयर होल्डर्स को जवाब देंगे, उनको जो है प्लान बताएंगे कि अगले साल हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी के मालिक हैं तो आपका काम कैसा चल रहा है, क्या कमाए, क्या किए, अगले साल क्या करेंगे, ये सभी चीजें एजीएम में बोली जाएगी। सो एजीएम एक अलग बॉडी है। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसके कंपैरिजन में ये तो डेली मिलेंगे या जब जरूरत पड़ेगा तब मिलेंगे। हम देखेंगे कि इनके लिए भी कुछ रूल्स हैं कि साल में कम से कम 3 बार इनको मिलना जरूरी है। अगेन कंपनी टाइप पे डिपेंड करता है। प्रोप्राइटरशिप नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ओपीसी है तो आप अकेले हैं तो आपको उतना मीटिंग करने का जरूरत नहीं है। वही प्राइवेट लिमिटेड होंगे तो कम रिक्वायरमेंट होगा, पब्लिक लिमिटेड होंगे तो ज्यादा होगा, और उसमें भी सबसे ज्यादा कब होगा, जब पब्लिकली लिस्टेड कंपनी होंगे, यानी कि ओपनली आपका शेयर बिक रहा है, स्टेक होल्डर्स ज्यादा हैं, इस चलते हमको प्रोटेक्शन ज्यादा रखने की जरूरत है। सो ये शेयर होल्डर्स की कहानी हुई। आइए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बात करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे ये भी कंपनी टाइप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओपीसी में एक पड़ा हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड में हमने देखा कि 2 से 15 हो सकता है, और पब्लिक लिमिटेड में भले ही शेयर होल्डर्स इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर्स उसमें 3 से 15 के बीच में ही हो सकता है ना। ये होंगे। अब इस बोर्ड में कौन कौन लोग होगा? देखिए, बोर्ड
ब्यूरो सभा, ये एक अलग तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल है। ऑर्गेनाइजेशंस हमको दो तरीके के नजर आते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन हमको नजर आएगा हायरार्की बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्लियर कट चेन ऑफ कमांड है, ऊपर एक पर्सन जो है उसका डिसीजन होगा और नीचे ये पर्कुलेट करेगा, नीचे से ऊपर फीडबैक, ऊपर से नीचे डायरेक्शन, और कंपनी इस तरीके का काम कर रहा है। लेकिन एक दूसरे तरीके के भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं जिनको हम ब्यूरो टाइप ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं, यानी कि इनमें कोई एक लीडर नहीं है बल्कि एक बोर्ड लीडर है विच कंपोज्ड ऑफ मेनी पीपल। बोर्ड में किसी एक का वैल्यू दूसरे से ज्यादा नहीं है, मतलब शेयर होल्डिंग को एडजस्ट कर देवे तो बेसिकली बोर्ड जो है वो मल्टीपल ओनर्स हैं। ऐसे केस में बोर्ड का वोटिंग के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन अलग तरीके से काम करेगा, जो कि सरकार, भारत सरकार कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है ना। उसमें सबसे ऊपर में प्रेसिडेंट है, पीएम है, एक क्लियर कट हायरार्की है। प्रेसिडेंट की जगह पे कोई टीम नहीं है, 5 लोग से नहीं पूछना है ना। जबकि इंडियन पार्लियामेंट किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो ब्यूरो टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे कि कोई एक नहीं है बल्कि वो कई लोग एक सम्मिलित डिसीजन लेंगे। तो किन को फॉलो कर रहा है? सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी में जो होंगे, और खास करके जब आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी चले गए, तो वो फिर हायरार्की बेस्ड आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता है, वो ब्यूरो बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ही हो सकता है। हायरार्की बेस्ड चलाना है तो ओपीसी चलाइए, प्राइवेट लिमिटेड चलाइए, यहां तक आप कर सकते हैं। लेकिन जहां बोर्ड और ब्यूरो टाइप का आया तो वो ये काम करेंगे, है ना। इनमें कौन कौन लोग होंगे? अब जब हम समझ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कि ये पार्लियामेंट से मेल खाता है, तो कुछ नोन चीजों को हम रिसाइकल कर सकते हैं। एक सभा हमेशा सभापति के साथ में ही काम करेगा, लेकिन सभापति खुद सभा के अन्य सदस्यों से ज्यादा पावर कभी नहीं रखता है। बल्कि सभापति को क्यों बैठाए हैं, एक चेयरमैन को क्यों बैठाए हैं, क्योंकि बिना चेयरमैन के सभा काम ही नहीं कर सकती। एक कोऑर्डिनेटर चाहिए होगा अगर ग्रुप के साथ काम करना है। लेकिन चेयरमैन ऐसा नहीं है कि राइट में सभा से ऊपर होता है, बल्कि चेयरमैन को फ्रीक्वेंटली हम लोग नॉर्मल सभा से कम अधिकार देते हैं। आप जहां पार्लियामेंट्री सेटअप में देखिएगा तो स्पीकर और चेयरमैन को वोट तभी देने के लिए बोलते हैं जब टाई हो रहा है, नहीं तो हम लोग जो है उसको इन्वॉल्व भी नहीं करते हैं। तो उसी तरीके से इसमें चेयरमैन होगा। हम आपको कंटिन्यूअसली कंपेयर करा रहे हैं कि देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा कितना सिमिलर है। दोनों सिमिलर है क्योंकि दोनों क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशंस है। ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, एक समान उद्देश्य के लिए जब एक लोगों का समूह काम करना चालू करता है तो उसको संगठन बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और चाहे वो सरकार हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेम होगा, पीपल से मिलकर के बना है। सो चेयरमैन होंगे। उसके बाद उसमें कुछ फुल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं जिनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोलते हैं, कुछ नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स हो सकते हैं। और फिर से हम आपको पॉइंट करना चाहेंगे कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंपोनेंट है। नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स का क्या मामला है कि कभी सरकार को लगे कि एक टू बिग टू फेल कंपनी गिरने वाली है, तो वैसे केस में वो एक अपना आदमी नॉमिनेट कर देगा डायरेक्टर में कि जाओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठो और डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करो। गवर्नमेंट का स्टेक रहेगा। हम उदाहरण आप लोग को पहले दिए होंगे कि टाटा ग्रुप में जो है वो लफड़ा चल रहा था, और रतन टाटा जो कि रिटायरमेंट में थे, उन लोग अचानक जाकर के मोदी जी से मिलते हैं और अगला दिन टेक ओवर करेंगे, है ना। मोदी जी से कहे मिले, क्योंकि नहीं मिले होते अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भेज करके टाटा ग्रुप पे कंट्रोल बैठा लेता। ये सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, लेंडर्स भी ऐसा कर सकते हैं। तो अगर आप बैंक हैं जिन्होंने कंपनी को बड़ा फाइनेंस किया है, आपका स्टेक लगा है, तो वहां पे भी आप अपना नॉमिनेट कर सकते हैं। कुछ नॉमिनेटेड होंगे। उसके अलावा तीसरे टाइप के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, मतलब जिनका खुद का कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई भाई भतीजा का इंटरेस्ट नहीं है, वो माइनॉरिटी वालों को देखने के लिए है कि जो छोटे छोटे निवेशक जो कि 2000, 5000, 10,000, 50,000 लगाए हुए हैं, उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, है ना। लेकिन अगर ओपीसी है तो इतना कुछ लंबा नहीं होगा, जो है सो एक ही है। प्राइवेट लिमिटेड होगा, अगर दो हैं
तो एक चेयरमैन और एक एग्जीक्यूटिव है। अगर वही जो है सो अगर पब्लिक लिमिटेड होगा तो चेयरमैन एग्जीक्यूटिव के बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको रखना पड़ जाएगा, क्योंकि छोटे वाले आप पब्लिकली बेच रहे हैं, इट मेक्स सेंस कि छोटे वालों के लिए प्रोटेक्शन हो, है ना। नॉमिनेटेड डायरेक्टर बैंक से या गवर्नमेंट से। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो होंगे वो टोटल डायरेक्टर्स के 1/3 होने चाहिए, यानी कि भले ही माइनॉरिटी हैं लेकिन इनका वोटिंग राइट कितना होना चाहिए, कम से कम 1/3 अगर ये है तो। ये कहाँ नहीं हो सकते, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद 2 डायरेक्टर्स 3 ओनर्स, ऐसे केस में हमको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नजर नहीं आएगा, है ना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज्यादा पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ है ना। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर निष्पक्ष रहें, ये पार्शियलिटी नहीं करें, इसके लिए जरूरी है कि इनका कंपनी में खुद का कोई स्टेक नहीं होना चाहिए, कोई दूसरों के साथ जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, ताकि आप जो है सो निष्पक्ष रूप से केवल माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का ख्याल कर सकते हैं, है ना। साथ में इन पे टर्म लिमिट बैठा करके रखे हैं कि अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठाए हैं तो आप 5 साल जो है वो आप 5 साल के टेन्योर में ही बैठ सकते हैं, और बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए। मतलब उद्देश्य ये है कि ऐसा नहीं हो जाए कि एक आदमी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन करके 15 साल से बैठा हुआ है तो फिर उसका वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम ये कॉमन टूल देखेंगे, जहां हमको लगता है कि मिसयूज का स्कोप है, जहां हमको लगता है कि ये मिसयूज किया जा सकता है, वहां लोग को एक जगह पे ज्यादा देर टिकने नहीं देंगे, क्योंकि टिक जाएंगे। जैसे हम लोग यही सेक्रेटेरिएट के संदर्भ में भी देखेंगे कि एक प्रिंसिपल है कि IAS ऑफिसर्स को रोटेट करते रहिए, एक जगह पे क्यों नहीं रहने देते हैं। लोग कहेंगे कि भाई पूरा जिंदगी बीत जाता है सूटकेस बांधे हुए, आज यहाँ है तो कल वहां है, एक जगह पे आपको 20 साल रहने देंगे तो देखिए आप वहां के राजा बन जाइएगा, मिसयूज हो जाएगा, आपका कनेक्शन बन जाएगा, आप पोजीशन कंसोलिडेट कर लीजिएगा। सो कंटिन्यूअस लंबे समय तक नहीं बने रहे, इस चलते हमारे पास है कि 3-3 साल का बीच में गैप होना चाहिए, यानी लोग रोटेट करते रहेंगे। इन डायरेक्टर्स की जिम्मेवारी है कि AGM में जाकर के अपना पर्सनल रिव्यू प्रेजेंट करें, यानी कि डायरेक्टर्स जो है वो उनको ये शेयर होल्डर्स को जवाब देंगे। और साथ में AGM के पास डिसीजन बना करके रखे हुए हैं कि कंपनी में अगर वो चाहे तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को बढ़ा सकता है। सीलिंग तो वही रहेगा जो है, लेकिन डायरेक्टर्स अगर आपके पास पहले 3 हैं, इससे 5 करने हैं तो कहां से पूछिए, सरकार से नहीं, AGM से पूछिए, शेयर होल्डर्स बोलेंगे, है ना। साथ में डायरेक्टर को लेकर के ये प्रोविजन है कि एक डायरेक्टर 7 से ज्यादा कंपनी में डायरेक्टरी नहीं करेगा। मतलब हम लोग ऑलरेडी बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट टीयर जॉब वाले लोगों को हम मल्टीपल जगह लगाते हैं, क्योंकि वो स्किल वाले लोग बहुत कम होते हैं, तो हमको अगर कंपनियां चलानी है तो एक को कई के साथ करना पड़ेगा। तो उस केस में भी आप 7 से ज्यादा कंपनी में नहीं रहिएगा, 7 कंपनी मैक्सिमम है जिसके डायरेक्टर हो सकते हैं। डायरेक्टर्स भी क्या है, कायदे से देखें तो सैलरीड पोजीशन है ना। रियल ओनर्स तो शेयर होल्डर्स हैं, ये है। ऑलराइट, आइए तो थोड़ा सा सेबी से मिलते हैं। सेबी क्या करता है, वो रेगुलेटर है। वो इंडिया में कंपनियों के द्वारा जब शेयर मार्केट में शेयर बॉन्ड ये सभी कुछ जारी किया जाएगा तो उसका रेगुलेशन करने के लिए रेगुलेटर सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके इतिहास में आइए, 1947 से इंडिया में जितना भी सिक्योरिटीज खरीद बेच हो रहा था, और सिक्योरिटी का मतलब हम समझ रहे हैं एक विशेष फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिनका टाइम के साथ में वैल्यू चेंज करता है, जैसे शेयर और बॉन्ड। इसमें डेप्ट वाले भी आएंगे और ये क्या कहते हैं, इक्विटी वाले भी आएंगे। सो ये शुरुआत में 1947 से जो इंडिया में शेयर वगैरह का बाजार चल रहा था, तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो अथॉरिटी बैठाया हुआ था उसका नाम था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। शुरुआत रूप में ये था, सेबी उस समय नहीं था। उसके बाद 88 में सेबी को एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बैठाए, यानी कि लीगल नहीं, सरकार ने बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो बैठ गया। आगे चल करके हम सेबी एक्ट पास करेंगे 92 में। ये LPG रिफॉर्म के बैकड्रॉप में हो रहा है। आप समझ रहे हैं कि अब प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजा खोल रहे हैं, तो रेगुलेटर्स वगैरह जो है वो रेडी कीजिए, है ना। और साथ में उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया।
एक बात जरा हम आपसे करते चले, रेगुलेटर्स का इंडस्ट्री से आगे होना क्यों जरूरी है? रेगुलेटर्स, देखिए, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी बहुत तेज रफ्तार से बदलता है और रेगुलेटर्स फ्रीक्वेंटली पॉलिटिकल नेचर के होते हैं। अब पॉलिटिक्स में क्या है, पॉलिटिक्स एक स्पेशलाइजेशन का गेम है। आप जितने लंबे समय से पॉलिटिक्स में हैं, आप उतना ऊपर बैठे हुए हैं, है ना। सो एक हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम के अंदर में आ जाते हैं। देखिए, एक घटना आपको सुनाना चाहेंगे। अमेरिका में अमेरिका में क्या था, एक बड़ा मशहूर घटना हुआ था कि एक सेनेटर थे। सेनेटर मतलब हमारे एमपी के लेवल के समझिए। हमारे यहाँ जो लेजिस्लेटिव है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहाँ पे सेनेटर्स थे। एक सेनेटर थे जिन्होंने आकर के अमेरिका के इसके सामने, सेनेट के सामने भाषण दिया। उस भाषण में वो क्या बोलते हैं, गौर कीजिएगा। मैंने सुबह सुबह अपने दोस्त को इंटरनेट भेजा। वो ईमेल कहना चाहते थे लेकिन बोल दिए इंटरनेट। मैंने सुबह सुबह अपने दोस्त को इंटरनेट भेजा लेकिन उसको इंटरनेट मिला नहीं। क्यों नहीं मिला, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि इंटरनेट को पाइप की तरह देखिए। अब पाइप में क्या है कि बड़ा बड़ा टुकड़ा डाल देते हैं तो अटक जाता है पाइप। तो उसी तरीके से इंटरनेट पे इन लोग इतना वीडियो और ये सब चीज डाल दिया है कि इंटरनेट के पाइप में जाम हो जाता है और हमारा जो है सो इंटरनेट हमारे दोस्त तक नहीं पहुंच पाता है। ये बड़ा लैंडमार्क घटना था और कभी भी आप इसको देखिए कि आप कितने कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, आंसर में वैल्यू ऐड करेगा। ये दिखाता है कि जिनको काम है, जिनका रेगुलेट करना, उनको पता ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है। ये जो आप वीडियो साइट्स के नाम के पीछे ट्यूब लगा हुआ देखते हैं, ये असल में उसके मजाक में निकल के आया। यूट्यूब वगैरह जो इन लोग बैठाए, गूगल ने एक एड कैंपेन चालू किया कि वी आर नॉट क्लॉगिंग द ट्यूब्स, मतलब हम लोग ट्यूब को जाम नहीं कर रहे हैं। और आज के समय देखिए कि कन्वेंशन बन गया है, वीडियो साइट्स होते हैं तो ट्यूब नाम जो यूज कर रहे हैं वो उनके उस भाषण से आ रहा है कि ना ना इंटरनेट को समझ के आ रहे हैं कि पाइप है, बड़ा बड़ा टुकड़ा चल गया तो अटक गया, अब छोटा चीज नहीं जा पा रहा है ना। द पॉइंट इज कि जिनको रेगुलेट करने की का काम है वो समझ ही नहीं रहे, तो वो रेगुलेट कैसे करेंगे। एक और उदाहरण जो कि आप आंसर राइटिंग के दौरान में इस्तेमाल कर सकते हैं, एलन मस्क को बुलाया गया यहाँ पे अमेरिकन सेनेट के सामने सवाल जवाब के लिए कि आप यूजर का डेटा ट्रैक करते हैं, आप क्या करते हैं, तो उसमें सवाल जवाब हो रहा था। उसमें एक सवाल जो कि फिर वही सिंबॉलिक बन गया, उनसे पूछा गया कि आप यूजर से पैसा नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। तो एक कंपनी जो यूजर से पैसे नहीं लेता है वो कैसे काम कर पा रहा है। यानी कि उनको उसका कंपनी के और सारे इंटरनेट कंपनी का वही मॉडल है, उनको पता ही नहीं है कि काम कैसा कर रहा है। जकरबर्ग बोला कि सर हम एड रन करते हैं, वहां से हमारा कमाई आता है। दे डोंट इवन अंडरस्टैंड कि चीजें काम कैसे कर रही है और टेक्नोलॉजी इतना तेज चल रहा है कि रेगुलेटर्स उसके साथ कैचअप नहीं कर पाएंगे। एक रेगुलेटर को आगे होना इस चलते जरूरी है। सो एलपीजी रिफॉर्म के शुरुआत में हम सेबी को बैठते हुए देखे 92 में स्टैट्यूटरी बॉडी बना करके रखे। इसका काम क्या था, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, साथ में जो है एक कंपनी के लिए भी कि वो मार्केट में ये करके ठीक से काम कर पाए। ये एक थोड़ा सा लेजिस्लेटिव भी है, यानी कि सेबी मार्केट के लिए रूल्स बना सकता है कि क्या कैसे करेंगे, आईपीओ कैसा होगा, एफपीओ कैसे होगा। साथ में ये काजी जुडिशियल भी है, यानी कि ये कुछ हद तक डिसीजन भी दे सकता है कि इसका शेयर होल्डिंग ठीक से हुआ, इसका गलत हुआ, इस पे इतना फाइन लगाइए, इस पे ये कीजिए। सेबी असल में 3 स्टेक होल्डर्स को प्रोटेक्ट करता है। कौन कौन? पहला इशूअर, मतलब कि शेयर जारी करने वाली कंपनी, जिस कंपनी का शेयर जारी हो रहा है। दूसरा इन्वेस्टर, जो उसमें पैसा लगा करके शेयर खरीद रहा है। और तीसरा बीच के बिचौलिए जो कि व्यापार कर रहे हैं, जिनमें प्राइमरी डीलर्स आ गए, मार्केट मेकर्स आ गए, यानी कि शेयर बाजार में बीच में जो काम करने वाले लोग हैं, सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। इसमें अगर कोई विवाद होगा शेयर होल्डिंग को लेकर के, तो सबसे पहले विवाद कहां जाएगा? सेबी के पास, क्योंकि काजी जुडिशियल है। लेकिन सेबी के डिसीजन से ऊपर अगर आपको अपील करना हुआ तो अपील करने के लिए एक सेपरेट बॉडी बैठा के रखे हैं जिसको सैट बोले हैं। सेबी के डिसीजन के अगेंस्ट में कहीं जाइए तो सैट के पास जाइए, ये भी 92 में बैठा है।
कहीं पे भी अगर हम जुडिशियल सेटअप बैठाते हैं तो हमको अपील का अथॉरिटी भी बैठाना होगा, यानी कि नीचे वाले के डिसीजन अगर अनफेवरेबल रहा तो उसके अगेंस्ट में कहाँ जा पाएंगे। तो सेबी और सेबी के ऊपर सैट, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, जो सेबी के डिसीजन के ऊपर में ये करेगा। और सैट से भी बात नहीं बना तो फिर मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। तो अपील का चेन कुछ ऐसा होने वाला है। ये सैट जो है उसके पास भी सिविल कोर्ट का पावर मौजूद है। आदि गोदरेज कमिटी ने, ये तो हमारी बात हो गई है ना, 2012 में इन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सीएसआर का मामला समझते हैं। ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। आइडिया क्या है, अगर आप प्रॉफिट मेकिंग एक कॉर्पोरेशन है तो जिस सोसाइटी में रह करके आप लाभ कमा रहे हैं उसमें आपको लाभ का कुछ अंश खर्च करना पड़ेगा। ये वन डायरेक्शनल है, मतलब उसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए, आप बस अपने प्रॉफिट का एक खर्च कीजिएगा। इस मुद्दे पे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, फाइनेंस कमीशन के बैकड्रॉप में हमको लगता है डिस्कस किए हुए हैं। दुनिया में पहला देश बना भारत जिसने कि इस तरीके का एक्ट पास किया। अभी के समय इंडिया के पीछे पीछे और कई कंट्रीज हैं जिन्होंने सिमिलर टाइप का एक्ट पास किया। इंडिया वाज द फर्स्ट। इंडिया में लगभग 6000 ऐसी कंपनियां हैं। अभी के समय आंकड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ होगा, अपडेटेड मटेरियल मिलेगा तो देख लीजिएगा, जो कि इस कैटेगरी में आते हैं। यानी सभी कंपनियों पे नहीं लगता है, छोटी कंपनियों पे नहीं लगता है ना। अंदाजा ये है कि लगभग 20,000 करोड़ का फंड है जो कि सीएसआर के रास्ते से गुजरता है। और CA13 में ये प्रोविजन डाला हुआ है जो कि सीएसआर एक्टिविटी मैनेज करने का सिस्टम सीएसआर कमिटी को देता है, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर होगा। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर एक छोटी सी समिति बनाई जाएगी, सीएसआर कमिटी, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा सीएसआर के स्पेंडिंग और इंस्पेक्ट करना। और सीएसआर कमिटी को अपना एनुअल रिपोर्ट जाकर के किसको दिखाना पड़ेगा, तो मालिक लोग को एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में सीएसआर कमिटी भी करेगा। पॉजिटिव निगेटिव देखें। पॉजिटिव क्या है, कंपनियां अगर सीएसआर में खर्चा कर रही हैं तो कोई खराब बात थोड़े है। आप टाटा को पहचानते हैं कि इंडिया में ढेरे मंदिर बनाया है, ढेरे जगह पे स्कूल कॉलेज ऑडिटोरियम और लाइब्रेरी दिया है, तो एक पॉजिटिव पीआर भी तो हो रहा है, लोगों का उसके प्रति एक अच्छा भी तो आ रहा है कि उसका बिरला मंदिर है, फ्री का एडवर्टीजमेंट भी तो हो रहा है। तो एक गुडविल तैयार करता है, साथ में सोसाइटी को तो लाभ मिल ही रहा है ना। साथ में ये जो है एक कंपनी और कंज्यूमर के बीच के रिलेशन को पॉजिटिव करता है। तो सीएसआर क्या है, वो सीएसआर के साथ कंपनियों को क्या पॉजिटिव है कि उनके लिए फ्री का पीआर क्रिएट कर रहा है। साथ में एक बिजनेस और उसके कंज्यूमर के बीच के रिलेशन को ठीक कर रहा है। साथ में ये पॉजिटिव एडवर्टीजमेंट भी है। आप कहीं पे भी अगर टाटा बिरला का बनाया हुआ कोई काम देख रहे हैं तो आप उनके बारे में फेवरेबली से सोच रहे हैं। अभी के समय सीएसआर की स्थिति क्या है, हम लोग ये मानते हैं कि हम सीएसआर में धीरे धीरे कंपनियां ज्यादा पैसा लगा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कंपनियों का खुद का प्रॉफिट लेवल बढ़ रहा है प्लस कॉम्प्लायंस लेवल बढ़ रहा है, तो इंडिया में सीएसआर स्पेंडिंग बढ़ रहा है, विच इज अ गुड थिंग। इसमें अधिकांश हम लोग कहाँ खर्च कर रहे हैं सीएसआर का पैसा, हेल्थ और एजुकेशन वाले में। ये भी सोशल सेक्टर है, यानी कि वेलकम स्टेप है। एवरेज में देखिए कि प्रति वर्ष इंडिया में 12,000 करोड़ का पैसा सीएसआर का खर्च हो रहा है, जो कि सोसाइटी के लिए नेट पॉजिटिव लेकर के आ रहा है। सबसे कॉमन रूप में सीएसआर का खर्च कैसे करते हैं, तो एनजीओ के माध्यम से। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि कंपनियां दो तरीके से सीएसआर खर्च कर सकती हैं। एक तो कि बिरला टाइप से अपने काम कर दीजिए, खुद के लोग उतार करके उतना खर्चा कर दीजिए, या दूसरा क्या है, किसी एनजीओ को पकड़िए जो पहले से काम कर रहा है, उसको पैसा दे दीजिए, वो नीचे खर्चा कर देगा, तो आपका काम भी पूरा हो गया और आपको ज्यादा उसमें लगने की जरूरत नहीं है। इश्यूज क्या हैं अभी के समय में, एमसीए के अनुसार हम क्या देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का डेटाबेस ये बता रहा है कि इनमें और बढ़ने की जरूरत है, यानी कि हमारे पास जितना सीएसआर हो रहा है वो अभी भी सफिशिएंट नहीं है।
साथ में हमारे पास मेथड बेस्ड टारगेट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी अभी के समय बस 5-6 लिस्ट बना करके दे दिए हैं कि पैसा खर्चा करना है तो कहाँ कीजिए, तो इन चीजों में, एजुकेशन में, मैटरनिटी रिलीफ में, ये फिर क्या कहते हैं माल न्यूट्रिशन में, इस तरीके की चीज में हम टारगेटिंग बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अगर आपको याद हो तो 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला था कि सीएसआर के पैसा को डिजास्टर मैनेजमेंट में डाइवर्ट कीजिए, पार्टिकुलरली एनडीआरएफ में डाइवर्ट कीजिए, जिसमें कि फंड कम हो गया है जीएसटी के कारण। जीएसटी आ गया था तो उसका फंड गड़बड़ा गया है ना। सीएसआर के ऊपर जो कमिटी बैठी थी, उस कमिटी को देख लेते हैं। इंजेति श्रीनिवास कमिटी था, ये एक हाई लेवल कमिटी था ऑन सोशल रिस्पॉन्स, ये तैयार किया गया था। चेयरमैन इंजेति श्रीनिवास, जो कि सेक्रेटरी थे कॉर्पोरेट अफेयर्स के, यानी कि आईएएस अफसर थे। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा 2018 में बैठाया गया और इसको बोला गया कि देखिए कि सीएसआर कैसा काम कर रहा है और कुछ कमी हो तो बताइए सीएसआर में क्या ठीक करें। इन्होंने रिपोर्ट सौंपा। इन्होंने क्या बोला, इनके हिसाब से क्या क्या चेंजेस थे कि सीएसआर को टैक्स डिडक्टेबल बना दीजिए। हम लोग समझते हैं किसी भी चीज को बोल रहे हैं कि ये टैक्स डिडक्टेबल है, यानी हम क्या कह रहे हैं कि इनकम टैक्स भरते समय आपको ये वाला खर्चा जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपका स्लैब में से घट जाएगा। याद कीजिए कि हम लोग इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कैसे किए थे, ग्रॉस इनकम उसमें से डिडक्टेबल हटा दिए तब टैक्सेबल इनकम आया था। यानी कंपनियां जो ये पैसा खर्च करेंगी वो उनको टैक्स में लाभ देगा। इसका असर क्या होने वाला है, कंपनियां ज्यादा खर्च करेंगी अपने स्लैब को नीचे लेकर के जाने के लिए, तो ये पॉजिटिव होगा। साथ में इन्होंने क्या बोला कि कंपनियां अगर 1 साल का टारगेट 1 साल में नहीं पूरा कर पाए तो हम कैरी फॉरवर्ड का सिस्टम रखिए कि पिछले साल का जो बाकी रह गया अगले साल मिल करके आप उसको भरपाई करेंगे। साथ में इन्होंने बोला कि टारगेट के साथ में चालू कीजिए, उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि इंटरनेशनल उद्देश्य हमने बना के रखे हैं कि ह्यूमंस को क्या करने की जरूरत है पृथ्वी पर, उनके लिए काम करें, या फिर हम कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में काम करें। अभी के समय जो ये लिस्ट है वो इसी कमिटी के द्वारा दिया गया है। किन किन चीजों पे सीएसआर का पैसा खर्च कर सकते हैं, तो वृद्धों के ऊपर, सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो कहीं पे जो है अगर आप मान लीजिए पार्क बनवा रहे हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, योगा का सेंटर बनवा रहे हैं, तो ये सब चीज कर सकते हैं। स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए, यानी कि आप कहीं पे स्टेडियम बनवा रहे हैं, कुछ स्कॉलरशिप तैयार कर रहे हैं कि आप स्पोर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन का खर्चा ये हो जाएगा, वो चीज है। साथ में डिफरेंटली एबल दिव्यांगों के ऊपर आप कुछ खर्चा कर रहे हैं तो, या फाइनेंस कमीशन इस बात को बोलेगा डिजास्टर मैनेजमेंट में कर रहे हैं, या तो संस्कृति को बचाने के लिए, धरोहर को बचाने के लिए, ताजमहल के लिए, लाल किला के लिए अगर आप खर्च कर रहे हैं उसको कंजर्व करने के लिए, तो यहाँ करे जाते हैं, है ना। साथ में इंजेति श्रीनिवास एक बात और बोलेंगे कि बड़ा बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन हमको असेस भी तो करने की जरूरत है कि जो खर्च हुआ है वो आउटपुट लेकर के आया कि नहीं लेके आया। तो उन्होंने क्या बोला कि छोटा छोटा अगर सीएसआर का खर्च कर रहे हैं तब तो जाने दीजिए, लेकिन अगर 5 करोड़ से ज्यादा कहीं पे सीएसआर का खर्चा हो रहा है तो आपको इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी कंडक्ट कराना पड़ेगा कि ये जो पैसा खर्चा किए इसका क्या असर हुआ, क्या इफिशियंट रहा, नहीं हुआ रहा, ताकि हम इफिशियंटली उसको इस्तेमाल कर पाए। तो ज्यादा अगर खर्चा कर रहे हैं तो आपको असेसमेंट स्टडी कराना पड़ेगा कि उसका प्रभाव क्या पड़ा। साथ में एक पोर्टल डेवलप करने के लिए, वेबसाइट डेवलप करने के लिए बोल रहे हैं, जहां पे कि सीएसआर वगैरह का डाटा इधर उधर हम लोग शेयर कर पाएंगे। साथ में एक और बात क्या बोले कि ये कंपनी है, इसको सीएसआर में खर्च करना है, ये सरकार है, दोनों का इंटरेस्ट है। कंपनी कम खर्चा करना चाह रहा है, सरकार ज्यादा खर्चा करवाना चाह रहा है। ऐसा कीजिए कि एक थर्ड पार्टी को बुलाइए जो कि ना तो कंपनी है ना तो सरकार है, और इसको असेसमेंट करने बोलिए कि ये जो खर्चा कर रहे हैं उसका असेसमेंट बताइए कि सही खर्चा कर रहे हैं या नहीं खर्चा कर रहे हैं, है ना। ये है। एक और बात इन्होंने क्या बोली कि सीएसआर के पैसा को रिसोर्स गैप फंडिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए,
हमारे पास एक समस्या है कि इंडिया में स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी नहीं है, देयर आर नॉट इनफ स्कूल्स, है ना। हम स्कूल्स को लेकर के हमने अपने सचिवालय में एक डेस्क को हमने काम सौंपा कि आप एक प्लान तैयार कीजिए कि इंडिया में अगले 10 साल में हमको स्कूलिंग को बढ़ाना है, स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। इन लोग सीनियर सेक्रेटरी लोग थे, इन लोगों ने बैठ करके प्लान तैयार किया, इन्होंने बोला ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, और इस पूरे के लिए उन्होंने प्लान बताया कि 12,000 करोड़ का प्लान है, ऐसे करना है हम लोग को, है ना। लेकिन अब जब हम जो इस डिपार्टमेंट के जो हम सेक्रेटरी थे, हमारे नीचे वाले टीम ने ये रिपोर्ट तैयार किया, ये हम लेकर के अगर मंत्री जी के पास पहुंचे कि देखिए ये प्लान है, और मंत्री जी क्या कह रहे हैं कि 12,000 करोड़ नहीं, 12,000 नहीं, हम 10,000 करोड़ का ही बजट अलोकेट करवा सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये प्रोजेक्ट नहीं पूरा हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इसमें फंडिंग गैप है। फंडिंग गैप कहने का मतलब एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना चाहिए और उसमें गैप कितना बन रहा है। जैसे अभी झारखंड गवर्नमेंट गंदा टाइप से फंस गया। कैसे गंदा टाइप से फंस गया? बोली लगाते लगाते चुनाव में इन्होंने बोल दिया कि मैया योजना में 2,500 रुपया जो है देंगे, लेकिन दिक्कत का बात है कि इनके पास फाइनेंस नहीं है। तो आप देखे होंगे, अगर आप करंट अफेयर्स न्यूज हम कंटिन्यूअसली डाल रहे हैं चैनल में, अगर आप क्या देखे होंगे कि इन लोग तुरंत ताबड़तोड़ पैसा का जुगाड़ कैसे हो, इतना डिले कैसे हो रहा है? क्योंकि इनके पास फंड नहीं है। तो इन लोग अलग अलग विभागों को कह रहे हैं कि पहले जितना बजट में आपको दे भी दिए, थोड़ा कम कर लीजिए, थोड़ा वापस कर दीजिए। अलग अलग तरीके से इन लोग जो है सो फंडिंग जमा करने पे लग रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि अभी के समय मैया योजना के साथ क्या प्रॉब्लम है? तो फंडिंग गैप बन रहा है। जितना का खर्च पड़ने वाला है उतना पैसा जो है जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। कई बार गवर्नमेंट स्कीम्स इस चलते लागू नहीं हो पाते हैं क्योंकि उसमें फंडिंग गैप बन जाता है। इंजेती श्रीनिवास क्या बोल रहे हैं कि हाँ, इंजेती श्रीनिवास क्या बोल रहे हैं कि सीएसआर के पैसे का इस्तेमाल कीजिए इस वायबिलिटी गैप, इस फंडिंग गैप को पूरा करने के लिए, कि जो घट रहा है तो कहां से होगा? तो सीएसआर का पैसा डाइवर्ट कर दीजिए, गवर्नमेंट का स्कीम के लिए जो घट रहा था वो निकल करके आ जाएगा, है ना। सो इंजेती श्रीनिवास कमेटी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जो है वो बात कीजिए। एक सवाल ले लीजिए तो इससे give a brief account of evolution of CSR in India. CSR in India. एक सेकेंड पार्ट भी है इसमें। What are the major challenges? Question mark. Suggest solutions. So हिंदी में सवाल ले लीजिए कि एक बार रिपीट करना जरा। भारत में सीएसआर विकास का कालक्रम प्रस्तुत करें। एवोल्यूशन ऑफ सीएसआर कालक्रम प्रस्तुत करें। अगला पार्ट, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस। पूर्ण विराम, सीएसआर के साथ जुड़ी मुख्य चुनौतियां क्या हैं? प्रश्न चिन्ह, समाधान सुझाएं। ठीक है, तो सीएसआर के डेवलपमेंट में इंजेती श्रीनिवास को घुसाना है ना। इंजेती श्रीनिवास कहाँ आ रहे हैं? सीएसआर लागू कर दिए, उसके बाद बीच में इनको बैठाया गया कि रिव्यू कीजिए कि सीएसआर कैसा चल रहा है। इन्होंने रिव्यू किया, उसके बाद अभी के समय जो हमारा सीएसआर का मॉडल है वो इंजेती श्रीनिवास कमेटी के रिकमेंडेशन पे बैठा हुआ है। आर वी ओके? सो सीएसआर ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंपोनेंट है जो कि हमको इंडिया में देखने को मिलता है। आइए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर अगला चीज देखें।
कुछ स्टैट्यूटरी कानूनी संस्थाएं बैठाई गई हैं कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, जिनका होना जरूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो भारत में निगम प्रशासन नहीं होगा। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करती है। उनमें सबसे पहला संस्था से मिलिए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये एक न्यायाधिकरण है, ये काजी जुडिशियल बॉडी है, जिसका काम होगा कि कंपनी एक्ट के प्रोविजन से रिलेटेड कोई विवाद हो तो वो यहाँ पे जाएगा। जैसे कंपनी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। एक सपोज करें कि आप एक फरियाद लेकर के जाते हैं कि इस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रखा है, तो वो मामला कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं, एनसीएलटी में जाएगा। तो कंपनी लॉ के अंदर में कोई विवाद होगा, एनसीएलटी में जाएगा। ये इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के मैटर को भी देखता है, दिवालिया और ये होने वाला जो प्रोसेस होता है वो भी ये देखता है। बेसिकली इस ट्रिब्यूनल का इस्टेब्लिशमेंट जस्टिस अडाडी कमिटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था। उन्होंने बोला था कि इस तरीके का बॉडी बैठाइए। अभी के समय क्या देखिएगा कि भारत में 11 इस तरीके के न्यायाधिकरण हमने बैठा करके रखे हैं, जिसमें मुख्य बेंच दिल्ली में बैठा है, लेकिन इंडिया में 10 और भी हैं जहां पे कि कंपनी रिलेटेड अलग अलग विवाद जाते हैं, है ना। साथ में करंट अफेयर्स में था 2019 में कि 2 नए एलसीएमटी बैठाने की बात कर रहे हैं, एक इंदौर में, एक अमरावती में, और ये होंगे। क्या क्या मैटर इसके पास जाएगा? आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन कहने का मतलब होता है सुलह। सुलह किस तरीके का प्रोसेस है? जुडिशियल प्रोसेस एक फोर्स प्रोसेस होता है। यानी कि अगर आप न्यायालय में गए, आपने बोला कि हम फलाना ने जो है मेरा बाइक चोरी कर लिया, तो इसमें दोनों पार्टी को न्यायालय के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक फरियादी गया तो बाय द फोर्स ऑफ लॉ वो दूसरे पार्टी को टंगवा के मंगा लेगा। यानी कि दोनों को न्यायालय में एक साथ जाने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत एक दूसरा चीज है कि नॉन सीरियस मुद्दे पे, जैसे 2 लोग भिड़े हुए हैं, है ना, 2 लोगों के बीच में विवाद है, कोई क्राइम का कंपोनेंट नहीं है, तो एक कॉमन आदमी के पास चाहिए जिसमें कि दोनों का भरोसा हो। उसके सामने दोनों अपना अपना पक्ष रखिए और वो जो बोलेगा उससे आप लोग के बीच में सुलह हो जाएगा। सुलह एक कायदे से फॉर्मल ये जुडिशियल प्रोसेस नहीं होता है। गांव वगैरह में आप कॉमनली होते देखेंगे। जैसे हमारे इलाके में कहावत है, हाथ काट के दे दिए। हाथ काट करके दे दिए असल में लोकल पंचायत के सिस्टम का है। उसमें क्या होता है कि अगर 2 लोगों के बीच में विवाद है, मान लीजिए गांव के आप लोग 2 हैं, दोनों में विवाद है कि ये जो है सो अपना आरी बंद कर देता है, हमारे पास पानी नहीं आता है, 2 लोग भिड़ रहे हैं, दोनों एक फॉर्मल जुडिशियरी में जाएंगे। अगर आपके साथ कुछ अग्रीव्ड है, आप डायरेक्टली जुडिशियरी में जाएंगे तो जुडिशियरी दूसरे पार्टी को टंगवा करके बुला लेगा, दोनों को जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जुडिशियरी में जाए बगैर एक दूसरा आइडिया है जिसको हम कहते हैं एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जहां फॉर्मल सिस्टम का इस्तेमाल किए बगैर, क्योंकि फॉर्मल सिस्टम में पहले से लोड बहुत ज्यादा है, फॉर्मल सिस्टम का इस्तेमाल किए बगैर कुछ मध्यस्थ करा ले। जैसे फैमिली कोर्ट वगैरह में इसमें होते हैं, जन अदालत होते हैं, ये सभी आर्बिट्रेशन के माहौल है। आर्बिट्रेशन में फॉर्मल जुडिशियरी से अलग क्या है? इसमें दोनों लोग अपनी मर्जी से जाते हैं और दोनों लोग हाथ काट के दे देते हैं। हाथ काट करके दे देने का मतलब क्या है कि अब आप जो भी डिसीजन बोलिएगा, चाहे वो हमारे फेवर में है चाहे हमारे फेवर में नहीं है, हम दोनों एक्सेप्ट करेंगे। यानी ये आपसी सहमति से होता है। इसको आर्बिट्रेशन का प्रोसेस कहते हैं, सुलह का प्रोसेस कहते हैं। तो 2 कंपनियों के बीच में आर्बिट्रेशन कराना हो, कहां जाइए? इनमें जाइए, है ना। साथ में मर्जर एंड एक्विजिशन का मामला हो रहा हो, यानी कि 2 कंपनियां मर्ज कर रही हो या फिर कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी को खरीद रहा हो। मर्जर और एक्विजिशन में अलग ये है कि मर्जर 2 समान टाइप के कंपनियों का होता है और एक्विजिशन एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी का करती है। दोनों में अंतर यही है। इसमें क्या है कि दोनों का आइडेंटिटी रह सकता है या फिर एक तीसरा आइडेंटिटी हो सकता है। इसमें क्या है कि छोटा वाले का आइडेंटिटी चला जाता है और बड़े वाले का आइडेंटिटी हो जाता है। मर्जर एंड एक्विजिशन। साथ में अगर कोई कंपनी अपने आप को पब्लिक लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड करा रही हो, पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, क्यों कराएंगे?
कॉम्प्लायंस के रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए। तो अगर ऐसा करा रहा हो तो वैसे मैटर्स कोई अगर उठाना चाहता है तो एनसीएलटी में जाइए। साथ में एनसीएलटी में क्लास एक्शन सूट्स भी जो है वो फाइल किए जा सकते हैं। क्लास एक्शन सूट्स क्या होते हैं? क्लास एक्शन सूट असल में एक कंपनी के अगेंस्ट में कई सारे लोगों के द्वारा किया जाता है। तो जैसे सपोज करें कि पता चलता है कि मैगी ने पिछले साल जितना भी मैगी बेचा उसमें कुछ लेड वगैरह जैसा चीज था जिसके कारण उसके कंज्यूमर्स को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आया। इसमें क्लास एक्शन सूट में क्या होता है कि एक कुछ 2-4 कंज्यूमर्स एक कंपनी के अगेंस्ट में कार्रवाई शुरू करते हैं, लेकिन दूसरे कंज्यूमर्स भी इसमें आकर के जुड़ सकते हैं। वन वर्सेस मेनी होता है, ये कंपनीज के अगेंस्ट में होता है, जो एक प्रोड्यूसर के कई कंज्यूमर्स उसके अगेंस्ट में जब लॉसूट लेकर के आते हैं तो उसको क्लास एक्शन लॉसूट कहते हैं। उसमें एक साइड ओपन एंडेड होता है, कल के गए नए लोगों को पता चलता है तो उन लोग भी जो है वो उसका पार्ट बन जाएगा, है ना। तो इंडिया में क्लास एक्शन लॉसूट जाना है, कहाँ जाइएगा? एनसीएलटी में लेकर के जाइए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है। अगर जुडिशियल है, भले ही काजी जुडिशियल है, तो हम जानेंगे कि एक अपील का सिस्टम होना चाहिए कि बातें जो है वो ऊपर की ओर कैसी जाएंगी। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसका अपील कहाँ होगा? नेशनल कंपनी एपेलेट लॉ नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। बस टी के पहले ए लगा दीजिए, ए स्टैंड्स फॉर अपीलीय एपेलेट, यहाँ पे इसका डिसीजन लिया जाएगा नीचे से। और इसमें क्या था कि करंट अफेयर्स है कि 2019 में एनसीएलटी में 6 एडिशनल मेंबर्स जो हैं अपॉइंट किए जाएंगे, जिसमें से 3 लीगल मेंबर्स होंगे और 3 टेक्निकल मेंबर्स होंगे। सो पहली बॉडी हम लोग क्या जाने? एनसीएलटी, और उसके ऊपर अगर अपील करने के लिए लेकर के जाइए तो कहाँ लेके जाइए? एनसीएलटी। अगले बॉडी के ऊपर आते हैं, इसको एनएफआरए कहते हैं, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। जब हम लोग आज के डिस्कशन के शुरुआत में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एवोल्यूशन देख रहे थे, तो उसमें अर्ली फेज से ही लोगों को क्या बोलते देखे कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, कंपनियों को अपना फाइनेंस पब्लिकली बताना होगा कि पिछले साल लाभ कमाए, घाटा कमाए, कितना पैसा आया, कितने पैसा लगाया गया, एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ऐसा इन्वेस्टर को भी प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी बात है, गवर्नमेंट के हित की रक्षा कर रहा है कि गवर्नमेंट का नजर है कि कोई कंपनी उससे अपना आय और पैसा छुपा नहीं रहा है, ब्लैक मनी का इशू नहीं जनरेट हो रहा है ना। तो उसको ओवरसी करने के लिए ये संस्था बैठाई गई है, जिसका काम क्या है कि कंपनियों का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ठीक हो, यानी उन लोग अपने फाइनेंसेस का सही सही रिपोर्ट दे, इस समय में इतना घाटा चल रहा है, इतना फायदा चल रहा है, तिमाही रिपोर्ट दे, एनुअल रिपोर्ट दे, 6 मंथली रिपोर्ट दे। सो ये एक अथॉरिटी बैठा के रखा गया है। ये किनको रेगुलेट करता है? तो ये देखिए, कंपनियां, अब लेट से कि हम कंपनी हैं, हम गूगल हैं, हम पिछले साल इतना पैसा खर्चा किए, पिछले साल मेरे पास इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ, पिछले साल इतना प्रॉफिट जनरेट किए, कंपनी का डेटा है। अब ये कंपनी का डेटा अथॉरिटी तक कैसे जाएगा? तो इनको, अथॉरिटी को अपने ऑडिट रिपोर्ट्स जमा करने पड़ते हैं। इनको ऑडिट रिपोर्ट्स जो हैं वो जमा करने पड़ते हैं। एक सेकेंड। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट कंपनी अपने मन से तैयार करके नहीं जमा कर सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनी हो सकता है कि उसका तो इंटरेस्ट है, वो कुछ का कुछ डाटा जमा कर दे। तो इस चलते क्या है कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट्स जमा किए जाएंगे वो कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, जिनको हम चार्टेड अकाउंटेंट कहते हैं। हालांकि कंपनी सेक्रेटरीज भी ये काम करते हैं। ये कुछ स्पेशलाइज्ड लाइसेंस प्राप्त लोग हैं। आप जानते होंगे, कोई ना कोई आपके घर परिवार में निकाला होगा। ये क्या है कि लाइसेंस लोग हैं, जिनके पास लाइसेंस दिया गया है कि कंपनी का फाइनेंस चेक कीजिए। वो कंपनी के फाइनेंस को रियलिटी से मिलाने का प्रयास करता है कि कंपनी जो बोल रहा है सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। और सीए जब अपना साइन कर दिया तो इसका मतलब अब वो रिपोर्ट वैलिड हुआ,
इसमें सीए का पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसने चेक किया है और उसने रिपोर्ट बनाया है कि हाँ इनका फाइनेंस ठीक है। तो सीए जब उसको फाइनेंस ओके करेगा तब जाकर के ये उनको वहां पे जमा किया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को ओवरसी करने के लिए हमारे पास एनएफआरए नाम का बॉडी है। वो ये देखेगा कि कंपनियां का फाइनेंसिंग सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, ये हो रहा है कि नहीं। लेकिन एक लफड़ा है। लफड़ा क्या है कि इसके अलावा एक दूसरी बॉडी भी है जिसको हम आईसीएआई के नाम से जानते हैं। आईसीएआई इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट एसोसिएशन, चार्टेड अकाउंटेंट एसोसिएशन है। ये असल में सीए का लाइसेंस देता है। अगर आप कॉमर्स पढ़े हैं और आप सीए बनना चाहते हैं तो आपको इस आईसीएआई के द्वारा जो सिलेबस तैयार किया गया है उसको पढ़ना पड़ेगा। और आईसीएआई के द्वारा 3-4 टीयर के एग्जामिनेशंस होते हैं। उन एग्जामिनेशंस को जब आप क्वालिफाई कीजिएगा तो आईसीएआई आपको लाइसेंस जारी करेगा कि अब हो गए आप चार्टेड अकाउंटेंट, यानी अब आप वो रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। लाइसेंस आईसीएआई के द्वारा दिया गया है। जैसे कि इंडिया में वकीलों को प्रैक्टिस करने का अधिकार कौन देता है? बार काउंसिल, जो कि खुद उन्हीं से मिलकर के बना हुआ है ना। तो उसी तरीके का सेटअप है। ये आईसीएआई पहले से चार्टेड अकाउंटेंट्स को लाइसेंस देता है और चार्टेड अकाउंटेंट बेसिकली इसी के एजेंट हैं जिनको की काम कर रहे हैं। ये अगर ठीक काम नहीं करेंगे तो इनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। जैसे वकील का लाइसेंस, अगर वो गलत काम करने लगे तो वकील का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, वैसे चार्टेड अकाउंटेंट का कैंसिल हो जाएगा। द पॉइंट इज कि कंपनी एक्ट में एनएफआरए का प्रोविजन है जिसको इस पूरे प्रोसेस को ओवरसी करने के लिए कि उनका फाइनेंस ठीक से लोगों तक पहुंचे कि नहीं बैठाया गया है। यानी कि एनएफआरए सीए वगैरह को पनिश भी कर सकता है, उसी के परव्यू में आएगा। आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, सही रिपोर्ट तैयार किए नहीं किए, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं और किसी कंपनी का फर्जी रिपोर्ट तैयार करके भेज दिए और बाद में पकड़ा गया तो सीए के ऊपर आएगा, क्योंकि साइन तो उसका है, रिपोर्ट उसने बनाया है। अब यहाँ पे इस एनएफआरए और आईसीएआई के बीच में लड़ाई है। किस बात की लड़ाई? सीए का कौन रेगुलेटर? तो आईसीएआई बोलेगा कि हमारे आदमी हैं, हमारे लाइसेंस पे ऑपरेट कर रहे हैं, अगर गलत काम करेंगे तो पनिश करने का पावर हमारे पास होना चाहिए। लाइसेंस हम दिए हुए हैं, लाइसेंस हम कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन पैरेलल में जो कंपनी एक्ट ये एनएफआरए बैठा दिया, इसके चलते दोनों संस्थाओं के बीच में टकराव है। आप एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं करना चाहेंगे। आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि दो कॉम्पिटिंग अथॉरिटी आ जाए विथ ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन, एक समान चीज के ऊपर दो दो रेगुलेटर्स आ जाए। तो एनएफआरए ये है और एनएफआरए के साथ लफड़ा है आईसीएआई का, है ना। आईसीएआई जो है वो चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के द्वारा बैठता है। ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इंडिया में चार्टेड अकाउंटेंट इंडिविजुअल गिग इकोनॉमी टाइप आपको भले दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वो लाइसेंस प्रोफेशनल्स हैं। जैसे डॉक्टर लाइसेंस प्रोफेशनल्स हैं काम करने के लिए, ये लाइसेंस प्रोफेशनल्स हैं जिनको काम करने के लिए ये दिया गया है। तो संस्थाओं को देख रहे हैं, किन किन संस्था को देखें? एक विवाद के लिए एनसीएलटी, दूसरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए एनएफआरए और आईसीएआई के बीच में लड़ाई। एक तीसरे संस्था पे आते हैं जिसको इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड आईईपीएफ कहा जाता है। देखिए, नॉमिनेशन से आप लोग वाकिफ हैं क्या? नॉमिनेशन क्या होता है? खाता बैंक, अगर कभी बैंकिंग ऑपरेशन किए हैं तो एक वर्ड आपको आता है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन कहने का मतलब क्या होता है कि आप तो अपने अकाउंट के, आप तो अपने एसेट के मालिक हैं, लेकिन अगर आप नहीं रहेंगे तो इसका सेकेंडरी मालिक कौन है, इसका पैसा किसको जाए। इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यही संस्था इसको लेकर के कई मुहिम चलाया है, जहां लोगों को पता ही नहीं है नॉमिनेशन को लेकर के, और ढेर सारे लोग हैं जो कि अपने एसेट के लिए नॉमिनी रजिस्टर ही नहीं करते। तो वैसे केस में क्या होता है, एक रिसेंट डेटा था, एक मिनट हम बताते हैं। एक रिसेंट डेटा था। हम्म
हम आपको अपडेटेड मटेरियल में देंगे, लेकिन अंदाजा समझिए, एक रिसेंट डेटा था कि एक बहुत बड़ा पैसा है जो बैंकों में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लोगों ने लगाया तो, लेकिन उसको निकाला ही नहीं। सोचिए कि कोई अगर किसी ने एक शेयर खरीदा लेकिन भूल गया, वो उसको कैपिटलाइज ही नहीं कर पाया। किसी ने एक बॉन्ड खरीदा लेकिन भूल गया। कोई एक आदमी जिन्होंने की एसेट खरीदा वो मर गए, लेकिन उसका कोई नॉमिनेशन नहीं है, तो किसी अगले दूसरे को मिला नहीं। तो यानी कि इन फाइनेंशियल कंपनीज के पास एक अच्छा खासा बड़ा पैसा आता है अनक्लेम्ड, मतलब लोग उसको कोई मांगने वाला नहीं है। तो इस पैसे का क्या हो, क्या ये कंपनियों के पास रह जाए? तो उसको लेकर के एक फंड बैठाई गई, जिसका उद्देश्य ये है कि ऐसे अनक्लेम्ड पैसे को इस फंड में डाल दिया जाएगा और इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए। ये पैसा क्यों फंस गया था? क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस में आपको एड कैंपेन चलाना पड़ेगा, टीवी, न्यूज़पेपर, चीजों को निकालना पड़ेगा। उसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो उसी बचे हुए पैसे का इस्तेमाल करके हम इन्वेस्टर अवेयरनेस कर सकते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन का काम कर सकते हैं, है ना। बीच में देखिए कि करंट अफेयर्स ये था कि इस संस्था ने दो कंपनियों को, एक पियरलेस जनरल फाइनेंस नाम की कंपनी है और एक इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड नाम की कंपनी है, इन दोनों को का हाथ मड़ोड़ा, तब इन लोग के पास से 1514 करोड़ रुपया निकाला, जो कि अनक्लेम्ड पैसा था और ये कंपनियां लेके बैठे हुए हैं। कोई क्लेम नहीं कर रहा है तो कंपनियों के पास पड़ा हुआ है, लेकिन वो कंपनियों का पैसा नहीं है। आरबी ओके? तो ये एक अलग संस्था है। चौथे संस्था पे आते हैं, एसएफआईओ। अगर कल के गए आप ब्यूरोक्रेट बन जाइएगा और अगर आप पुलिस सर्विसेज में जाने का सपना रखे और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चले गए और दोनों का मजा लेना चाहते हैं, तो चले जाइए एसएफआईओ में। एसएफआईओ प्रीमियर एजेंसी है। देखिए, प्रीमियर एजेंसी कहने का मतलब क्या होता है? प्रीमियर एजेंसी वैसे एजेंसीज होते हैं जो अपने कॉम्पिटेंसी फील्ड में सबसे बड़े हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे पास एक संस्था है एनआईए। एनआईए टेररिज्म के मैटर में एपेक्स एजेंसी है। इसका मतलब क्या है कि कहीं पे भी इंडिया का टेररिज्म का मैटर होगा तो सबसे बड़ा जो जांच एजेंसी होगा वो एनआईए होगा। कभी भी किसी मैटर में अगर एपेक्स एजेंसी आ जाता है तो बाकी सब एजेंसी को छोड़ देना होता है। दूसरा एपेक्स एजेंसी का एग्जांपल लीजिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। जहां कहीं पे मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंस का मैटर अगर हो रहा है तो वैसे केस में एपेक्स एजेंसी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। अगर ईडी आ गया तो पुलिस या कोई राज्य सरकार या सीआईडी जांच भी कर रहा होगा तो सब कागज पत्र उसको सौंप देना होगा, क्योंकि वो उस समय वो उसका एपेक्स एजेंसी है। एसएफआईओ व्हाइट कॉलर क्राइम्स का एपेक्स एजेंसी है। कॉलर समझते हैं? व्हाइट कॉलर, ब्राउन कॉलर, ब्लू कॉलर का मतलब समझते हैं? दो तरीके से जॉब्स को डिफाइन करते हैं। एक तो ब्लू कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब कहने का मतलब हुआ वैसा जॉब जिसमें पसीना बहता है। तो लेबर, आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, साइट पे काम कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ब्लू कॉलर जॉब, क्योंकि पसीने वाले जगह काम करेंगे तो आप सफेद शर्ट तो नहीं पहन सकते हैं ना, क्योंकि कॉलर गंदा हो जाएगा, पसीना निकलेगा। तो ब्लू कॉलर मतलब जहां पे कि मैनुअल हाथ से, शरीर से काम हो रहा है। और व्हाइट कॉलर कहने का मतलब एसी में बैठे हुए हैं, ऑफिस में डिसीजन मेकिंग हो रहा है, पसीना आना नहीं है, इस चलते व्हाइट कॉलर। व्हाइट कॉलर क्राइम वो क्राइम है जो कि टुच्चे लफंगे नहीं करते हैं, बल्कि पढ़े लिखे कंपनी के मालिक करते हैं। विजय माल्या जो करके गए, हमारे पास क्या कहते हैं कई ऐसे हम लोग सेपरेटली देखेंगे इंडिया में हुए कुछ बड़े घोटालों को, जहां कंपनी के बड़े बड़े मालिक बड़े बड़े पैसे का घोटाला कर देते हैं। उसके लिए जो प्रीमियर एजेंसी है वो एसएफआईओ एजेंसी है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ये कंपनियों के द्वारा कोई किए गए बड़े बड़े, सत्यम घोटाला में ये इन्वॉल्व हुआ था, रिबॉक जैसी कंपनी ने घोटाला किया था उसमें ये इन्वॉल्व हुआ था। यानी कि बड़े बड़े कंपनियों को गिराने वाले ये होने वाले हैं एसएफआईओ। एसएफआईओ पुरानी संस्था है, ये हमारे कंपनी एक्ट के द्वारा नहीं बैठ रहा है, पहले से बैठा हुआ है। कंपनी एक्ट इसको भी काम दे दिया है कि कहीं पे अगर इस तरीके का फाइनेंशियल क्राइम नजर आता है तो आप प्रीमियर एजेंसी होंगे, है ना।
ये पहले से चला आ रहा है। SFIO 2000 में बैठाया गया था, जबकि स्टॉक मार्केट में बड़ा फ्रॉड हुआ था भारत में, तो उसके बाद इसको बैठाया गया था कि आगे से कोई बड़ी कंपनी इस तरीके का घोटाला नहीं करे, तो उसके लिए ये संस्था बैठाई गई थी। ये नरेश चंद्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पे बैठाया गया था, है ना। सॉरी, 2011 में एक्ट पास करा करके इसको हमने स्टैट्यूटरी बना दिया। अभी के समय ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर काम करता है, प्रीमियर एजेंसी है व्हाइट कॉलर क्राइम्स और इस तरीके के कंपनी कॉर्पोरेशंस के क्राइम्स को लेकर के, है ना। ये दूसरे संस्थाओं के साथ मिल करके काम करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी, सबके साथ। ये इंटरडिसिप्लिनरी एजेंसीज होती हैं, ये सबके साथ मिलजुल करके काम करती हैं। कुछ बड़े घोटाले जो इसने पकड़े थे, सत्यम घोटाला, रेबो घोटाला, शारदा चिट फंड, पश्चिम बंगाल का एक बड़ा घोटाला है जिसमें अभी तक वहां के मंत्री लोग गिरफ्तार हो ही रहे हैं। एज रिसेंट एज 1 मंथ अगो अभी तक चल रहा है। उसमें चलाने वाला कौन है? SFIO है। SFIO गवर्नमेंट का जांच एजेंसी है, यानी कि ये कब काम पे उतरेगा? जब सरकार इसको उतारेगा। आप उसको लोग डिमांड नहीं कर सकते। सेम चीज CBI के साथ है। ऐसा नहीं है कि लोग के कहने पे होगा। सरकार का एजेंसी है, सरकार को जिस मैटर में लगेगा उसमें लगाएगा, जिस मैटर में नहीं लगेगा उसमें नहीं लगाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। SFIO का पावर क्या है? सर्च और सीजर कर सकता है, डॉक्यूमेंट आपके छापा पढ़ दिया, घर पे से नोट पकड़ लिया, अरेस्ट करा सकता है। साथ में CRPC के अंदर में, हालांकि ये तो अब एक्ट हमारा चेंज हो गया है, इसके अंदर में इन्वेस्टिगेशन पावर भी है। अभी के समय इनके कौन डायरेक्टर्स हैं देख लीजिएगा। यूजुअली बहुत यंग यंग IAS ऑफिसर्स लोग को बिठाते हैं और IPS वालों को भी बैठाते हैं, लेकिन ये सो ये रहा इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के इंस्टीट्यूशंस। सारे मुद्दों को एक साथ जोड़ करके देखें। भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, निगम प्रशासन क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे कैसे डेवलप हुआ, महत्व क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंपोनेंट गिनाने पे चले तो कंपोनेंट में क्या क्या गिना पाएंगे? CSR कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंपोनेंट है। कंपनियों का ढांचा कैसा होगा, जो कंपनी एक्ट में लिखा है कि डायरेक्टर्स ऐसे होंगे, शेयर होल्डर्स ऐसा होगा, AGM बैठक होगा, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हिस्सा है। डायरेक्टर से नीचे निकलिए तो CSR, उसके बाद फिर जो संस्थाएं हम देखें, ये SFIO संस्था हो गया, हमारे पास इन्वेस्टर के लिए जो प्रोटेक्शन फंड था वो हो गया, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हो गया, और हमारे पास बीच में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए एजेंसी हो गया। ये सारी चीजें गिनाई जा सकती हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, है ना। एक छोटी सी बात है, आइए अब CA13 का ओवरव्यू में देख लें कि भारत में अभी के समय जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इसके साथ पॉजिटिव, निगेटिव या चैलेंजेस क्या है। पॉजिटिव क्या है? देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ढांचा है तो बढ़िया बात, ऐसा चीज होना चाहिए, है ना, उसको है, यही एक पॉजिटिव है। दूसरा चीज, ये इन्वेस्टर के राइट को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन साथ में बिजनेस के राइट को भी प्रोटेक्ट करता है। दोनों को देख रहा है। जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है, आसानी से कंपनी के मालिकों को तुरंत भर में गिरफ्तार करके नहीं उठा के ले जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम दोनों पक्ष को देख रहा है, बल्कि मिडिल मैन को भी देख रहा है। साथ में इसमें जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन है, इसको हम कहेंगे बढ़िया प्रोविजन है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसमें वुमेन डायरेक्टर का प्रोविजन है, लेकिन वुमेन डायरेक्टर वाले में हाल फिलहाल का एक रिपोर्ट आया है कि लोग जो है वो ना खाना पूर्ति कर रहे हैं। क्या होगा कि कंपनी का कोई एक डायरेक्टर या कोई एक बड़ा शेयर होल्डर अपनी कोई भतीजी, बहन, भाभी, किसी को जो है सो बैठा दिया, यानी कि कंट्रोल है भी नाम मात्र का, महिला का कंट्रोल। ये इंडिया में वुमेन रिप्रेजेंटेशन को लेकर के हमको देखने को मिलता है दोनों जगह, चाहे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में देखें तो भी, या फिर आप गवर्नेंस में देखें तो भी, यहाँ पे भी नजर आएगा। यहाँ पे देखिए सीट रिजर्व है, महिलाओं को आप जो है चुनाव में भाग लेते देखेंगे, लेकिन गौर कीजिएगा, जबकि आपके दरवाजे पे आकर के कोई महिला उम्मीदवार जो है वोट मांगे, तो वो पहला लाइन बोलेगी कि हम फलाना के पुतो हैं, या फिर हम फलाना के बेटी हैं, या फिर हम फलाना के ये हैं, यानी कि वो बेसिकली मेल अथी पे डाल रहे हैं। एक बार हालांकि
हालांकि हम बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में मामला आता नहीं है, लेकिन एक बार हम बोले कि आप लोग अपने नाम पे कीजिए, आप काहे के लिए आपको पीछे बोलने का जरूरत है, आपको खड़ा ही किया गया है इस चलते कि आप अपने नाम पे कर पाइए। लेकिन ये हर जगह है कि वुमेन जो है वो सामने फेस के रूप में खड़ी होती हैं और पीछे जो है सो रियल में पेट्रियार्की उसका ही कंट्रोल होता है। इसमें प्रोविजन तो है लेकिन काम नहीं कर रहा है। निगेटिव देखिए, चूंकि इंडिया में अभी के समय हमको कंपनियों को बढ़ावा देना है, क्यों बढ़ावा देना है, इंडस्ट्रियल बेस तैयार करना है, एग्रीकल्चर वालों को निकाल करके लेके आना है, इसके लिए आपको नियम कानून ढीले करने पड़ेंगे। इस चलते इंडिया में अभी हमको खोखले कंपनियां, सेल कंपनियों का प्रॉब्लम नजर आता है। सेल कंपनियां मतलब लोग जो है सो कागज पे कंपनी बना के रखे हैं, रियल में कुछ कर नहीं रहे हैं, तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लैक मनी लॉन्डर करने के लिए। हम दिखा दें कि हमारे पास 5-5 ड्राई क्लीन का बिजनेस है, जबकि रियलिटी में कुछ नहीं है, और पांचों ड्राई क्लीन के बिजनेस पे अगर हम 15-15 लाख का दिखा रहे हैं तो ब्लैक मनी देखिए हम एक दूसरे का लॉन्डर कर पा जाएंगे। तो सेल कंपनियों का प्रॉब्लम है जो कि कागज में है। दूसरा, वुमेन डायरेक्टर्स का इशू है। हम लोग देख चुके हैं आईसीएआई और एनएफआरए के बीच में लड़ाई है, देख चुके हैं। और टीवीएस कंपनी ने पब्लिक लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड अपने आप को किया, जो कि लूपहोल का इस्तेमाल करके किया। तो आप क्या बोल सकते हैं कि कुछ कुछ रेगुलेशन में भी कमी है जिसको ठीक करने की जरूरत। चैलेंजेस, चैलेंजेस चैलेंजेस तो इसमें ऊपर से नीचे भरा पड़ा हुआ है। इंडस्ट्री के अंदर में बैंकिंग भी आएंगे, तो हम जो ये प्रॉब्लम बोल रहे हैं ये बैंक्स पे भी लागू होंगे, क्योंकि सारा गवर्नेंस का फैक्टर बैंक में भी है। बैंक में भी शेयर होल्डर्स हैं, बैंक के भी अपना ढांचा है, तो सारा चीज उसमें लेके आएगा। इंडिया में अभी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, क्योंकि हाल फिलहाल जो घोटाले हो रहे हैं वो इस बात को दिखाते हैं। समाधान में क्या बताइएगा, और वे फॉरवर्ड अगर पूछा जाए कि आगे का रास्ता क्या आपको, तो क्या बता सकते हैं। उदय कोटक को बैठाया गया था 2017 में, सेबी के द्वारा बैठाया गया था, और उन्होंने क्या बोला कि इंडिया में कुछ कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म अभी भी करने की जरूरत है। क्या क्या? पहला, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ज्यादा अथॉरिटी दिया जाए, यानी कि हमारे पास अभी के समय क्या रूल है, 1/3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। इन्होंने क्या बोला कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का वेटेज बढ़ा करके 50% का कर दीजिए, माइनॉरिटी का ज्यादा हो जाए। साथ में इन्होंने बोला कि सेबी एक्ट में भी मॉडिफिकेशन कीजिए, और ये कीजिए कि लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी जो मार्केट में बिक रही है, उसमें कम से कम 6 डायरेक्टर तो हो ही हो। 6 डायरेक्टर में कौन कौन होंगे, एक चेयरमैन होगा, एक फुल टाइम कम से कम होगा ही होगा, एक इंडिपेंडेंट होगा, और एक वुमेन होगा, एक वुमेन डायरेक्टर भी होंगी यहाँ पे, है ना। साथ में इन्होंने क्या बोला कि एक बड़ा एम्बिग्विटी का पोजीशन है जिसको एमडी कहा जाता है। देखिए वापस ढांचे में आइए, डायरेक्टर्स कहाँ बैठ रहे हैं, तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। एग्जीक्यूटिव्स कहाँ बैठ रहे हैं, तो कंपनी के एग्जीक्यूटिव में बैठ रहे हैं। लेकिन एक पोजीशन होता है जिसको मैनेजिंग डायरेक्टर कहा जाता है। मैनेजिंग डायरेक्टर असल में डुअल रोल का भूमिका है, वो डायरेक्टर भी है, एट द सेम टाइम वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी रखता है, यानी कि ये जो है उधर एग्जीक्यूटिव साइड में भी जाके काम करेगा, इधर भी काम करेगा। एक एम्बिग्यूटी का पोजीशन है। इस चलते इन्होंने क्या बोला कि डेफिनेशन क्लैरिफाई कर दीजिए कि चेयरमैन कौन होगा, एमडी कौन होगा, और इसके रोल्स जो है वो कैसे होंगे। एम्बिग्यूटी थोड़ा सा अभी भी है। अगला चीज इन्होंने बोला कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमेशा होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 8 से ज्यादा कंपनी के साथ में एसोसिएट नहीं हो। तो वहां पे 7 देख रहे थे, यहाँ 8 वाला है। साथ में इन्होंने बोला कि सेबी के पावर को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, सेबी के पावर को बढ़ा दीजिए। साथ में ये बोला कि डायरेक्टर्स जो है वो मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, तो रूल बना दीजिए कि अगर आप एक कंपनी में डायरेक्टर हैं तो कंपनी ने साल में अगर 10 मीटिंग किए हैं तो उसमें से कम 5 मीटिंग में आपका प्रेजेंट होना जरूरी है ना। बहुत हाई फंक्शनिंग एग्जीक्यूटिव है तो हो सकता है सब मीटिंग में नहीं बैठ पाइएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली नाम के डायरेक्टर बैठने हैं और मीटिंग में कभी आ ही नहीं रहे हैं। मिनिमम 50% आपको उसमें देना ही पड़ेगा, है ना।
ऑल राइट, बाकी तो एवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम लोग बात कर चुके हैं, है ना। इसी के साथ हम लोग का कॉर्पोरेट गवर्नेंस का टॉपिक यहाँ पे वाइंड अप होता है। आज के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एक हिसाब में देखिए, इसके साथ जुड़ी हुई चीजें, और देख करके हमको बताइए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या समझ में आया या नहीं। कोई डाउट क्वेश्चन है तो उठाइए। ठीक है, चलिए फिर बाकी के इश्यूज हो तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। कल यहाँ से बात आगे बढ़ेगी। आज के लिए इतना रखेंगे। हैव अ ग्रेट डे।